हमने कल क्वालिटी रिव्यू कंप्लीट किया। वी हैव कंप्लीटेड क्वालिटी रिव्यू यस्टरडे। एक स्मूथ फ्लो था क्वालिटी रिव्यू का। सिमिलर पेस पे पीयर रिव्यू का भी फ्लो है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट पीयर रिव्यू और उसके बाद फिर क्वालिटी रिव्यू का रिवीजन उठाएंगे एग्जैक्ट 20 मिनट्स के अंदर। ठीक है, एवरीवन ओके विद द ऑडियो एंड वीडियो? एवरीवन, नो इश्यूज विद द ऑडियो, नो इश्यूज विद द वीडियो? चलो, सो देन आई विल कंटिन्यू। दीपा, चेक योर वाईफाई कनेक्शन। तो सबसे पहले नाउ आई एम गोइंग विद दी पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट। सिंपल सोवर, क्वालिटी रिव्यू से 1000 गुना इजी है। ठीक है, तो सिर्फ उस फ्लो को पहले समझेंगे एंड अगेन जब फ्लो खत्म होगा तो क्या खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर खत्म, लर्निंग खत्म। घूमते घामते पढ़ने का नहीं राहुल, बैठ जाओ एक जगह और एक जगह बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो मेरे साथ। गौरीश, मैम वीडियो ऑन only कर लो। मैम within 5 minutes, give me 5 minutes only. ओके, चलो। अब ये क्या है, छोटा सा, पता है क्या, ये पूरा पीयर रिव्यू है। मैम ये तो एक पेज का भी नहीं है, पर यही पीयर रिव्यू है। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ गया दैट मीन्स पीयर रिव्यू दिमाग में बैठ गया। अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से और किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। यही तो है जो पेपर में 10 नंबर का आने वाला है। दिस गोइंग टू कम फॉर 10 मार्क्स इन द पेपर, तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर चाहिए नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैम आईसीआई क्या करता है? आईसीआई हमको सीए फाइनल में पास करता है। सीए फाइनल में व्हेन वी गेट पास, हमारे पास ऑप्शन होता है वी कैन गो फॉर सीए इन प्रैक्टिस एंड वी में ऑल्सो ऑप्ट टू बी सीए इन सर्विस। अब आईसीआई की रूलिंग कहां तक चलेगी? व्हेन इट कम्स टू आईसीआई, आईसीआई ने तुमको चार्टेड अकाउंटेंट बना दिया, बट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम तो कुछ भी बोलो सीए इन प्रैक्टिस ही कर रहा है। सीए इन सर्विस इतना अकाउंटेबल नहीं है एज कंपेयर टू सीए इन प्रैक्टिस। क्यों मैम? सीए इन प्रैक्टिस क्या करता है मैम, कुछ अश्योरेंस वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड कुछ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। there are certain assurance related service and there are certain other than assurance related service। क्या कहना चाहते हो? अश्योरेंस मतलब मैं किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके क्लियर बोल रही हूँ, ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब बिल्कुल सही है, इट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस, यस, बट वो अश्योरेंस तो है एक सीए की तरफ से कि तुम किसी तीसरे पर्सन का क्या ले रहे हो, गारंटी ही तो ले रहे हो एक तरह की। और ग्राउंड लेवल पे चलते हैं, मैं किसी को नहीं जानती यहाँ पे, अभी ढंग से तो किसी को भी नहीं जानती, बट व्हाट आई सेड, मैं इतना तो कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि प्रकृति क्या है, ये काम अच्छे से कर ही देगी या फिर उसने ये काम अच्छे से कर रखा है। एक्चुअल में हो सकता है कि केस वो नहीं हो। मैंने क्या किया, प्रकृति को कोई भी काम दिया था, मैंने कहा मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से कर चुकी है, हो गया काम। मैंने चेकिंग की उसकी, मैंने कोशिश किया कि एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई तो कर लूं कि सामने वाला ठीक तरह से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। क्या होगा? तुम पे नहीं आएगा, द प्रोफेशन इज गोइंग टू सफर। कौन सफर करने वाला है? प्रोफेशन। तो पहले कोई तो चाहिए ना तुम्हारे सिर पे जो तुम्हारे को क्या देता रहे, डंडा देता रहे, मतलब तुम अच्छे से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग द वर्क प्रॉपरली और यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, समवन शुड बी देयर टू चेक इट। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? फिर से एक बोर्ड बनाते हैं। किसको बनाते हैं? फिर एक बोर्ड बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड। कौन बन गया? पीयर रिव्यू बोर्ड बन गया। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट? अब मैम पीयर रिव्यू बोर्ड तो बन गया, इसके बाद क्या? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रैक्टिस यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, मस्त कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई चाय पी रहा है, कोई न्यूडल्स खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये साइड में रखी हुई है मेरी बुक्स। और ये लोग क्या देते हैं मैम? ये अश्योरेंस सर्विस देते हैं। प्रॉब्लम यही है मैम कि हमें नहीं पता कि सामने वाला जिसने अश्योरेंस सर्विस दी है उसने ढंग से वो अश्योर किया भी कि नहीं। खुद को तो अश्योर होना पड़ेगा, तब जाके तो वो अश्योरेंस दे पाएगा, तब जाके तो वो रिपोर्ट दे पाएगा। तो हमारे को मतलब आईसीआई को कंसर्न यही है कि जो प्रैक्टिस यूनिट जिन सीए को आज हमने निकाल दिया पास करके, वो काम अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे।
अब मैम कैसे पता चलेगा अच्छे से काम कर रहे कि नहीं कर रहे? क्या वो सारे के सारे फिर से टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं या नहीं करते अपने काम के अंदर? फिर से मैम देयर इज अ प्रैक्टिस यूनिट। यस, जो प्रैक्टिस कर रही है उसको क्या बोलोगे? प्रैक्टिस यूनिट। प्रैक्टिस यूनिट देती है अश्योरेंस सर्विसेज। क्या देती है प्रैक्टिस यूनिट? अश्योरेंस सर्विस देती है। अश्योरेंस सर्विस में क्वालिटी है या नहीं, वही चेक करने के लिए कौन बैठ रहा है अब? पीयर रिव्यू बोर्ड, कि वेदर देयर इज क्वालिटी इन अश्योरेंस सर्विस, यस और नो। मैम क्वालिटी मतलब वेदर यू हैव कंप्लाइड विद एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया है नहीं। अभी तो 15-20 मिनट वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, उसके बाद लर्निंग चालू हो जाएगी। ठीक है। अब मैम टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मतलब क्या? कौन चेक करेगा? पीयर रिव्यू बोर्ड आके चेक करेगा क्या ये प्रैक्टिस यूनिट का? नहीं। नाउ पीयर रिव्यू बोर्ड विल अपॉइंट अ रिव्यूअर। पीयर रिव्यू बोर्ड किसको अपॉइंट करेगा? एक रिव्यूअर को लेके आएगा, क्योंकि बोर्ड कुछ नहीं करता, वो अपने नीचे लोगों को रखता है जो उसके काम करते हैं। तो पीयर रिव्यू बोर्ड किसको अपॉइंट करेगा? रिव्यूअर। कल क्वालिटी रिव्यू किया था, वहां पे भी अपॉइंटमेंट होता है, वहां क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अपॉइंट करता है। वो किसको अपॉइंट करता है? टेक्निकल रिव्यूअर को। यहाँ पे पीयर रिव्यू बोर्ड अपॉइंट करता है, वो किसको अपॉइंट करता है? रिव्यूअर को। ठीक है मैम, जब इसने अपॉइंट करा रिव्यूअर को, तो बहुत सारे लोग सामने खड़े हो गए, मुझे रिव्यूअर बनना है, मुझे रिव्यूअर बनना है, मुझे रिव्यूअर बनना है। उसने बोला फर्स्ट कंडीशन, you should have at least, first condition, if you want to be the reviewer, you should have at least 7 years of experience as CA in practice. वहां कितना था? 15 years of experience। क्वालिटी रिव्यू में कितना था? 15 years of experience। यहाँ कितना एक्सपीरियंस चाहिए उसको? 7 years of experience as CA in practice। वहां एक और कंडीशन थी, एंड करंट ईयर में भी प्रैक्टिस चाहिए था। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 7 इयर्स उसको चाहिए। रिव्यूअर, तेरे को रिव्यूअर बनना है क्या? हाँ बनना है। 7 इयर्स प्रैक्टिस में है क्या? हाँ हूँ। बात खत्म हुई। तो रिव्यूअर का पहला एलिजिबिलिटी पॉइंट लर्न हुआ। ठीक है। सेकंड, मैम मैं तो सीए इन सर्विस में था, पिछले 10 ईयर्स से आई वाज इन सीए इन सर्विस। अब मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आई कि किसी की नौकरी नहीं करने, खुद का काम करेंगे। तो फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स इफ यू आर इन सर्विस तो चलेगा। अगर तुम सर्विस में थे तो 10 साल की सर्विस चाहिए तुम्हारी, क्योंकि 10 साल में कुछ तो सीखा होगा सर्विस करके भी। तो वी नीड 10 इयर्स ऑफ सर्विस। बस नहीं, साथ में तुमको फिर से 3 इयर्स क्या चाहिए? प्रैक्टिस। साथ में तुम्हारे फिर से हमको क्या चाहिए? 3 इयर्स प्रैक्टिस के चाहिए। तो बोलो जोर से, रिव्यूअर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? मैम पीयर रिव्यू बोर्ड रिव्यूअर अपॉइंट करेगा, हाँ। मैम पीयर रिव्यू बोर्ड रिव्यूअर की कुछ एलिजिबिलिटी बताता है, हाँ। प्रैक्टिस में हो तो कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए मैम? बोलो, मैं तो भूल गई, कितने साल थे? 7 years. 7 years, 7 7 ईयर। लेकिन अगर सर्विस में हो तो पहले कितने साल की सर्विस होनी चाहिए? 10 10 years, 10 years. 10 ईयर। और साथ में प्रैक्टिस कितने ईयर्स की 3 होनी चाहिए? years. 3 years. अभी वो कुछ तो था ना उधर, क्वालिटी रिव्यू भी थोड़ा, उधर भी तो अपन ने किया था ना कि वहां टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट होता है। जिसने कल क्वालिटी रिव्यू नहीं किया, पर यहाँ से लर्न भी करो। टेक्निकल रिव्यूअर का क्या था? कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए उसकी? 15 and 15 15 years. ईयर्स। और and करंट ईयर भी And इसमें होना practice. चाहिए। ये हमने क्या रिवाइज किया? उधर का और इधर का लर्न किया। मैम इतना काफी है क्या? हाँ, अभी के लिए इफ यू वांट टू बी अ रिव्यूअर इतना बिल्कुल काफी है। अब रिव्यूअर को भी मैम पता है क्या होगा? रिव्यूअर को भी तो आप सारे कॉन्फिडेंशियल चीजें बता दोगे। व्हेन अ रिव्यूअर इज कमिंग टू द प्रैक्टिस यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू, रिव्यूअर कहाँ जाएगा? प्रैक्टिस यूनिट के घर जाएगा, जाना ही पड़ेगा रिव्यू करने के लिए। तो सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको दे दोगे। तो याद है क्वालिटी रिव्यूअर को भी कहा था डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दे। यहाँ पे भी इस रिव्यूअर को क्या बोलोगे? डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज नीडेड। हमें तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या चाहिए? डिक्लेरेशन चाहिए। 2 पॉइंट समझ में सही तो है? वहां पे भी चाहिए और हमको यहाँ पे भी चाहिए। अब जो इंसान चेकिंग करने जा रहा है, क्या पता चल रहा है? गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ओहो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट,
डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग, ऐसे इंसान को रिव्यूअर बनाओगे जिसकी या तो खुद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, खुद ही गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, या फिर कोर्ट ने उसको ऑलरेडी कन्विक्ट कर दिया, या तो कुछ मिसकंडक्ट किया गिल्टी है, या फिर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, या अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है। भाई कुछ भी हो जाए मैम, इसको तो रिव्यूअर नहीं बना पाएंगे अपन। कैसा है, या तो कुछ प्रोसेस में चल रहा है, या फिर बेचारा गिल्टी है, या फिर ऑलरेडी हो गया कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। तीनों ही केस में यू कैन नॉट बी द रिव्यूअर। समझ में? फिर से पीयर रिव्यू बोर्ड आया, रिव्यूअर को अपॉइंट किया, अपॉइंट करने के लिए क्या बोलेगा, कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, प्रैक्टिस में 7 years, राइट, और अगर जॉब में हो तो 10 years प्लस 3 years ऑफ प्रैक्टिस, और क्या साइन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल। साइन करके तो देना ही पड़ेगा तेरे को। उसके बाद सुन, कुछ भी पेंडिंग नहीं चाहिए। क्या पेंडिंग नहीं चाहिए? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। गिल्टी होना चाहिए क्या? गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट भी नहीं होना चाहिए। और मैम कन्विक्टेड बाय द कोर्ट हो गया तो भी तेरा काम नहीं चलेगा, तू हमारे यहाँ का रिव्यूअर नहीं बन पाएगा। यहाँ तक बात समझ में? अब ये पॉइंट्स अभी हम सब पीडीएफ से देख लेंगे, बट अभी फ्लो दिमाग में डालना जरूरी है। डोंट गो विद द पीडीएफ का स्कैनिंग गौरीश, पहले फ्लो दिमाग में डालो। अब मैम चलो, रिव्यूअर को बुलाया अब हमने, एक रिव्यूअर डन हो गया कि तू ही है हमारा रिव्यूअर, तो हम ले लेते ये हो गया हमारा रिव्यूअर, ये हमारे पास बैठ गया। अब रिव्यूअर बोला बोलो क्या करना है। हमने कहा जा प्रैक्टिस यूनिट के और रिव्यू करके आ। तो बोला किस चीज का रिव्यू करवा रहे हो? मैंने कहा सिर्फ अश्योरेंस सर्विसेज का रिव्यू करना। वो पूछेगा ना रिव्यू किस चीज का करूं, हम क्या बोल रहे हैं, ओनली अश्योरेंस सर्विस का रिव्यू होता है। किसका होता है? ओनली अश्योरेंस सर्विस का रिव्यू। मैम वो बोलेगा रुको रुको रुको, वो मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विस भी दे रहा होगा, मैनेजमेंट को कंसल्टेशन भी दे सकता है वो किसी टैक्स अथॉरिटी या कहीं पे रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। मैम वो कहीं पे ऐसा एंगेजमेंट भी कर सकता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपाइलेशन होगा, या अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपाइलेशन होगा, या फिर उसका एंगेजमेंट ड्यू डिलिजेंस का भी हो सकता है। अब उसको याद करो, ये सब काम भी तो कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे ये एश्योरेंस सर्विस नहीं है। अश्योरेंस का मतलब क्या है? जहां तुम अश्योरिटी दे रहे हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, सर्टिफाई करना इज एश्योरेंस। तो अब तुम खुद बोलो, तुमने प्रैक्टिस यूनिट खोली, क्या तुम किसी को कंसल्टेशन नहीं दे सकते? तो मैनेजमेंट को कंसल्टेशन देना इज नॉट एश्योरेंस सर्विस। क्या तुम कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते किसी अथॉरिटी के वहां, एज अ वकील जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को? वो भी कर सकते हैं। किसी का सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं कंपाइल करवा सकते कि चल पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तेरा कंपाइलेशन कर दे। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं कराना तो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपाइलेशन करवा दो। तो क्या क्या हुआ, किसको कंसल्टेशन दिया? मैनेजमेंट। चलेगा क्या? ये एश्योरेंस सर्विस नहीं है। वो नहीं दिया तो रिप्रेजेंट तो कर ले, कर लो, कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन करो, ये भी क्या नहीं है, एश्योरेंस सर्विस नहीं। फिर एंगेजमेंट लेते हैं, 3 एंगेजमेंट करते हैं। 3 एंगेजमेंट कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन कंपाइल करवाएंगे, वी विल कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी विल हेल्प इन कंपाइलेशन ऑफ अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर हम ड्यू डिलिजेंस करवाएंगे उनसे। या तो ड्यू डिलिजेंस करवाओगे, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल कराओगे, या अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल कराओगे। भाई इनमें से कुछ भी अश्योरेंस सर्विस नहीं है। फिर हम एक्सपर्ट विटनेस भी तो कर सकते हैं, एज एन एक्सपर्ट कोई चीज को विटनेस करना, दैट इज ऑल्सो नॉट अश्योरेंस सर्विस, वो भी अश्योरेंस सर्विस नहीं है। तो हमने क्या बोला, जाके सिर्फ अश्योरेंस सर्विस को रिव्यू कर। तो बोला वो तो ये सब चीजें भी देता होगा, ये अश्योरेंस सर्विस नहीं है। तुम्हें पता है क्या क्वेश्चन लर्न हुआ? व्हाट इज नॉट एन अश्योरेंस सर्विस? मैनेजमेंट कंसल्टेशन, नॉट एन अश्योरेंस सर्विस। Engagement for due diligence, not assurance service. Engagement for compilation of financial information, not an assurance service. Engagement for compilation of other than financial information, not an assurance service. Then इसके बाद representation to various authority, not an assurance service. Then expert witness,
दैट इज ऑल्सो नॉट एन एश्योरेंस सर्विस। ये सब एश्योरेंस सर्विस नहीं है। 6 पॉइंट है। अभी पॉज करते हैं, अभी लिखेंगे कि व्हाट इज नॉट एन एश्योरेंस सर्विस। याद हुआ ना? बिना देखे अभी लिखो। एक बार बस। मैनेजमेंट को क्या दोगे तुम? बोलो। कंसल्टेशन। मैनेजमेंट का ठीक है। कंसल्टेंसी। एक्सपर्ट का क्या करोगे? एज एन एक्सपर्ट किसी चीज को विटनेस। Witness. 3 तरह विटनेस। के एंगेजमेंट है। 3 लोगों से एंगेजमेंट कर ली तुमने। एक से एंगेजमेंट की कि तेरा फाइनेंशियल कंपाइल करवाएंगे, एक से अदर देन Other than फाइनेंशियल, financial information. और एक को बोला तेरा Due diligence. और रिप्रेजेंट कहाँ करोगे? एनी Any अथॉरिटी। officer. ये सब मैनेजमेंट कर, ये सब एश्योरेंस सर्विस। अब आया? अब लिख लो इसको, अभी लिखो। एक्सपर्ट को ओवरसी करेंगे। एक्सपर्ट का क्या है? विटनेस, विटनेसिंग एज एन विटनेस। एक्सपर्ट, किसी चीज को कि हम विटनेस की तरह ओपिनियन ओके। देते हैं ना, वो। राहुल लिखो। चला दी, लिखना स्टार्ट करो। ऐसे सिर्फ बैठ के सुनने का नहीं। अजय, आकाश लिखने का, लिखते जाओ साथ में। मैं एक बार सुना रहा हूँ मैडम अपने आप को एक और मन में। हाँ, सुनाओ और लिखो भी। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 7 टाइम रीडिंग। डन। अथॉरिटी वाला जो पॉइंट था, रिप्रेजेंटिंग बिफोर एनी अथॉरिटी, राइट? चाहे टैक्स अथॉरिटी लिखो या कोई भी अथॉरिटी लिखो। चलो, तो अभी तक हमने क्या किया मैम? अभी तक हमने 2 चीजों को किया। एक तो व्हाट इज नॉट एन एश्योरेंस सर्विस, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, किसे हम एश्योरेंस सर्विस नहीं बोलते हैं। तो हमने कर लिया मैनेजमेंट कंसल्टेशन। एंगेजमेंट हो सकता है टैक्स रिटर्न बनवाने का, कंपाइल करवाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्यू डिलिजेंस, या फिर रिप्रेजेंटेशन करना, या एक्सपर्ट विटनेस की तरह रहना। दिस आर ऑल नॉट एश्योरेंस सर्विस। ये हमने कर लिया आंसर। अब क्या हुआ? अब फिर से रिव्यूअर पे आते हैं। ठीक है, रिव्यूअर को एक चीज पहले समझाए कि एश्योरेंस क्या है, एश्योरेंस क्या नहीं होता है। ठीक है, अब रिव्यूअर क्या बोल रहा है कि मुझे क्वालिटी किस बेस पे चेक करवाओगे? यू शुड गिव सम बेसिस ना, कि क्वालिटी क्या। तो हमने बोला तुझे क्वालिटी के लिए चेक करना है टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए क्या। तो रिव्यूअर को आप क्या बोल रहे हो? तुझे क्या चेक करना है? टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड हुए क्या। पीयर रिव्यू बोर्ड ने एक रिव्यूअर इसीलिए अपॉइंट किया कि क्या जो हमारी प्रैक्टिसिंग यूनिट है क्वालिटी वाली एश्योरेंस सर्विस देती है। अब वो क्वालिटी के लिए वो चेक करेगा टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए क्या, नहीं हुए क्या। अब व्हाट इज टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड? एक चीज बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है तो तुम ऑडिट करते हो, राइट? हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होते हैं, उसका ऑडिट करते हैं। तो तुम बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना रहे हो? एफआर किस बेसिस पे सीख रहे हो? इंडेक्स नहीं लगा रहे पूरे एफआर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? पुराने जमाने में एएस नहीं लगाते थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं एएस के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं इंडेस के अकॉर्डिंग। और मैम ऑडिट किसके हिसाब से होता है? ऑडिट में क्या पढ़ते हो सबसे बड़ा? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो वही तो हो गए टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स। चेक करो उसने कंप्लाई किए या नहीं किए। मतलब सबसे पहले फॉलो किया, किस चीज का कंप्लायंस किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133।
जो कहाँ पे दिया है, कंपनीज एक्ट में दिया है। क्या कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया? फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अदर देन कंपनी के लिए जो है, अदर देन कंपनी के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आईसीआई ने दिए हैं, क्या वो कंप्लाई किए? क्या इंडेस को कंप्लाई किया उसने? ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तीन चीजें तो क्या हो गई, दो एएस से रिलेटेड, एक इंडेस से रिलेटेड। तो टीपीई में क्या है, क्या एएस 133 का कंप्लाई हुआ? क्या एएस आईसीआई के द्वारा दिया हुआ अदर देन कंपनी का कंप्लाई हुआ? थर्ड, क्या इंडेस का कंप्लायंस हुआ? ठीक है, और इन तीनों को कंप्लाई करके क्या बनता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से चीजें हुई? इसके अलावा अब ऑडिट कैसे किया होगा भाई उसने, स्टैंडर्ड्स। तो 5 पॉइंट हो गए टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड के। मैम क्या होता है ये टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड? एएस सेक्शन 133 का, एएस आईसीआई ने जो अदर देन कंपनी के लिए दिया है, इंडेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और उसके बाद क्या आ जाता है तुम्हारा स्टैंडर्ड। पहले ये 5 चीजें दिमाग में गई कि व्हाट इज टीपीई। अब मैम इसके अलावा कुछ और है क्या टीपीई में? कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसको भी तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो कोई और एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय टीपीई? टीपीई मीन्स एएस इंडेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और फिर आ गया स्टैंडर्ड, फिर एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फिर क्या आ गया तुम्हारा, एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो 2 क्वेश्चन कौन से अभी किए हमने, व्हाट इज नॉट एश्योरेंस सर्विस एंड व्हाट इज टीपी, क्या एश्योरेंस सर्विस नहीं है, और टीपी क्या होता है। अब वो कहाँ लिखा है टीपीई, व्हाट इज टीपी, ये देखो सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए वो हो गए। फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीआई ने अदर देन कंपनी के लिए इशू, तो मैम इंडेस जो इशू किए हैं वो, तो मैम स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर कोई और रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टैट्यूट जो एप्लीकेबल होता है, इसे बोलते हैं टीपी। डन। अब फिर से पीयर रिव्यू बोर्ड ने किसको अपॉइंट किया, रिव्यूअर को। रिव्यूअर का एक्सपीरियंस पता है ना, डायरेक्ट बोलो 7 years 10 years and 3 years, राइट? दिमाग में आ रहा है ना, व्हाई आई सेड 10 and 3 years। देन इसके बाद क्या क्या पेंडिंग नहीं चाहिए भैया रिव्यूअर का, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, मॉरल टर्पिट्यूड में हुआ नहीं चलेगा, कन्विक्टेड नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद उसको बोला जा जाके एश्योरेंस सर्विसेज चेक करके आ। एश्योरेंस सर्विस में क्या है मैम, वो तो ठीक है, हम ये बताएंगे कि एश्योरेंस सर्विस नहीं होता। मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विस इज नॉट एश्योरेंस सर्विस। एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलिजेंस, एंगेजमेंट फॉर कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंगेजमेंट फॉर Accident. कंपाइलेशन ऑफ अदर देन other than इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन एक्सपर्ट की तरह विटनेस करना, testify these are all not or represent. हमारा एश्योरेंस सर्विस नहीं है ये कुछ भी, ठीक है। इसके बाद मैम उसने बोला मैं क्वालिटी देखूंगा कैसे, तो उसको बताया देख क्वालिटी देखने के लिए तेरे को चेक करना है टीपी। टीपी क्या होता है, एएस एएस इंडेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एएस इंडेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिट होगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, Standard. इसके अलावा एनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशन Any relevant rules and regulations. खुश हो गया वो, चलो इतना काम करना है, इतनी बात उसको समझ में। वो बोला ये स्कोप होगा ना, मुझे थोड़ा स्कोप बताओ। आप क्या बताना उसको, स्कोप बताओ कि मुझे समझ में आया कि मुझे टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड सब चेक करने, मेरा स्कोप क्या क्या रहेगा, व्हाट शुड बी माय स्कोप। तो अब उसको बता रहे हैं हम कि भाई तेरा स्कोप ऑफ रिव्यू क्या क्या होगा। तो रिव्यूअर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो हाँ रिव्यूअर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन क्या कि रिव्यूअर का स्कोप क्या होगा, और एक और क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर क्या है, तो हमने वो एलिजिबिलिटी की थी 7 years 10 years 3 years, ठीक है। एक क्वेश्चन था व्हाट इज नॉट एश्योरेंस सर्विस, और एक क्वेश्चन था टीपीई में क्या क्या आता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्कोप क्या है इस रिव्यूअर भाई साहब का, क्या है स्कोप, क्या, अब वो वाला आंसर कर देते हैं।
तो देखो, वो बोल रहे कि देखो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, 3 इयर्स की एंगेजमेंट ले सकते हो। अगर रिव्यूअर को कुछ चेक करना है तो वो कितने साल की चीजें ले सकता है, ओनली 3 इयर्स के एंगेजमेंट को उठवा सकता है। अब उसके अंदर वो क्या चेक करेगा, किन किन चीजों से कंप्लाइंस होना चाहिए। पहला ले दे के एक ही घिसी-पिटी लाइन, पहला स्कोप तेरा ये होगा कि चेक कर ले टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड का कंप्लाइंस हुआ या नहीं, चेक कर लिए। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें पता है तुम्हें क्या लगाना है, कहीं ना कहीं एसक्यूसी के पॉइंट्स लिखने। एसक्यूसी, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। पीयर रिव्यू का मतलब ही क्या है, पीयर रिव्यू क्या देखने आ रहा है, सिस्टम है तुम्हारी प्रैक्टिस यूनिट में, कौन सा सिस्टम जिससे क्वालिटी मेंटेन होती है। तो डू यू हैव द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वालिटी इज मेंटेन, डू यू हैव द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वालिटी इज मेंटेन। और एक चीज बताओ, सिस्टम कौन बताता है, एसक्यूसी तो बताता है सिस्टम मेंटेन करने के बारे में। तो यहाँ पॉइंट्स एसक्यूसी से रिलेटेड, मेरे को इसको आंसर को नहीं पढ़ना, मैं ऐसे ही सोचती हूँ एसक्यूसी में क्या क्या आएगा। क्यों तुम्हें स्टाफ ट्रेनिंग नहीं बोला एसक्यूसी में कि स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाओ, या एसक्यूसी नहीं बोलता पॉलिसी प्रोसीजर का कंप्लायंस होते रहना चाहिए। 2 पॉइंट तो यूं ही हो गए। एसक्यूसी बोलता है स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, एसक्यूसी ही बोलता है, क्या बोलता है, पॉलिसी प्रोसीजर का कंप्लायंस होना चाहिए। और एक तो फ्री फोकट का हर बार पॉइंट है, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड का क्या होना चाहिए, कंप्लायंस। अगर मैम ये 3 चीजें हुई तो अरे रिपोर्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। 4 पॉइंट, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग भी अच्छी चाहिए। 4 पॉइंट क्या बोले मैंने एसक्यूसी से उठा के, किसकी ट्रेनिंग करो, स्टाफ की। कंप्लायंस किसका होना चाहिए, पॉलिसी प्रोसीजर का। इसके बाद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड तो है ही कंप्लाई करने के लिए, इससे क्या होगी, क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट। 4 पॉइंट लिखो एक। मैम इन 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब किस चीज का मतलब है ये 4 पॉइंट जो आपने बताए हैं। स्कोप के, हाँ, स्कोप ऑफ रिव्यूअर। स्कोप ऑफ रिव्यू। चलो अब स्कोप पे जा रहे हैं। 4 पॉइंट क्या थे स्कोप के, भैया स्टाफ की ट्रेनिंग, कंप्लायंस टू द पॉलिसी एंड प्रोसीजर चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग चाहिए, कंप्लायंस टू पॉलिसी प्रोसीजर चाहिए, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होना चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग आ जाए। मैम और कुछ कंप्लायंस, देखो कई बार ना बड़े कुछ सजेशन देते हैं, अब वो बड़ा कौन है, काउंसिल तुम्हें क्या दे रहा है, सजेशंस दे रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है। तो यहीं पे तुम्हें क्या करना है, काउंसिल की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। फिर से सुनो, सिर्फ इधर सुनो, तुम्हें क्या करना है, काउंसिल गाइडलाइंस फॉलो करना है, काउंसिल के डायरेक्शन को फॉलो करना है। काउंसिल गाइडलाइन एंड डायरेक्शन किन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो तुम्हारे आर्टिकल से रिलेटेड। काउंसिल की गाइडलाइंस किससे रिलेटेड हो सकती है, डायरेक्शन किससे रिलेटेड हो सकते हैं, जो तुम्हारे पास स्टाफ है, या फिर खुद ऑडिट फर्म के लिए हो सकते हैं। ऑडिट फर्म को काउंसिल क्या गाइडलाइन देगा, नंबर ऑफ ऑडिट कितने लोगे, एक प्रॉपर रजिस्टर बना लो तुम्हारे एश्योरेंस एंगेजमेंट का, एश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या बनाओ, रजिस्टर। नंबर ऑफ ऑडिट कितने होने चाहिए बता देगा। आर्टिकल से रिलेटेड मैम क्या देंगे, स्टाइफन सबसे इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ स्टाइफन, उनका भी रजिस्टर बनाओ, उनकी वर्क डायरी बनाओ, खत्म आंसर। क्या बोला, कंप्लायंस 3 चीजों से चाहिए, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, कंप्लायंस टू द डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ काउंसिल, किसके रिस्पेक्ट में, आर्टिकल के रिस्पेक्ट में। आर्टिकल के लिए क्या देगा, उनकी वर्क डायरी बनाओ, उनका स्टाइफन का पेमेंट, उनका भी अटेंडेंस। यही काउंसिल गाइडलाइन या डायरेक्शन देगा किससे रिलेटेड, खुद फर्म को देगा। नंबर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कितने लोगे, उसका भी एक रजिस्टर बना लो, फीस कितनी चार्ज करोगे, ठीक है। इसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग करवाओ, पॉलिसी प्रोसीजर का कंप्लायंस चेक करना है हुआ कि नहीं, इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग आ जाएगी तुम्हारी। समझ में आए,
तो दिस इज द स्कोप ऑफ रिव्यूअर। रटने के लिए यही आंसर है, इसके बाद रटंत विद्या कहीं पे भी नहीं आंसर है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ फ्लो है। ठीक है, चलो इस आंसर को भी लिखो, पूरा लिखो। 2 कंप्लायंस के पॉइंट रह गए अभी अपने लिखने। मैम इसमें ये जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग वाला पॉइंट है, तो मतलब इसको प्रॉपर फ्रेम इसी तरह से करना है, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, दैट्स इट, हाँ, कि ये सिर्फ यही प्रॉपर कुछ क्वालिटी ऑफ सेंटेंस रिपोर्टिंग ही बनेगा, आंसर, उसका बस सेंटेंस। यही है ना? हाँ, ठीक है। अब तुम्हारे पास 5 मिनट्स हैं। कितने मिनट्स? 5 मिनट टाइमर लगेगा। आंसर क्या क्या लिख रहे हो? सबसे पहले मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विस, सॉरी, व्हाट इज नॉट एश्योरेंस सर्विस लिखो, व्हाट इज नॉट एश्योरेंस सर्विस। दूसरा क्या लिखोगे? टेक्निकल, ये तुम्हारे रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी। तीसरा क्या लिखोगे? टीपीई में क्या क्या आता है, व्हाट इज देयर इन टीपीई। और फोर्थ, स्कोप ऑफ रिव्यूअर। 4 आंसर हैं और चारों आंसर हो गए। ठीक है, कौन कौन से तो बोले आपने? नॉट स्कोप ऑफ एश्योरेंस, रिव्यूअर, टीपी में क्या क्या आता है, एंड देन एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर और व्हाट इज नॉट एश्योरेंस सर्विस। सिर्फ 5 मिनट में लिख के दिखाओ, हाथ इतने चलने चाहिए कि रुक जाए। ये दोबारा लिखना है क्या मैम? जैसे ऑलरेडी लिख लिया तो दोबारा लिखना है? हाँ, दोबारा लिखना है। लोग लिखते जाएंगे ना, वो बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, इतना याद रखना।
लास्ट 30 सेकेंड्स लिखते 4 जाओ। क्वेश्चन लिखने देना मैडम। हाँ। ठीक है मतलब मैंने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, लिख दिया 4। नहीं, कोशिश करो पूरा लिखो, एग्जाम के तरह, एग्जाम में शॉर्ट कर। पीडीएफ दे दिया ग्रुप पे। डन? Have you written all the Done. 4 answers? टाइम अप। चलो सिर्फ 2 पॉइंट लिखने। नो टाइम, आईसीआई के 5 बज गए, ये समझो। ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ, 5 मिनट्स में राइटिंग 4 आंसर्स, डू यू रियली थिंक सो इट इज वैलिड? मोर देन सफिशिएंट है, अच्छी बात है। इफ यू कैन राइट इन 5 मिनट्स all the four answers, that means वर्थ इट, कुछ तो हो रहा है, लेक्चर्स काम आ रहे हैं। और अगर अभी एक भी स्टूडेंट आंसर नहीं लिख पाया तो उसको मेरे लेक्चर नहीं देखना चाहिए, इस वक्त तो नहीं देखना, फिर खुद से कर लेना। इफ यू थिंक कि लिख पाए, 4 में से 3 भी लिख लिए, बस काम हो रहा है। ठीक है, जज इट बाय योरसेल्फ। चलो अब क्या मैम, अच्छा तुम खुद बताओ, तुम जिस फॉर्म में आर्टिकल थे, ठीक है, कैन यू गो फॉर एज अ रिव्यूअर इन दैट फॉर्म? तुम जिस फॉर्म के आर्टिकल थे वही रिव्यू करने जा पाओगे? पहले भी जाओगे तो डर लगेगा कुछ बोलने में, उन्हीं जिनसे सीखा उन्हीं को सिखाओगे। नहीं तो पता है क्या, कौन रिव्यूअर जैसे कौन नहीं बन सकता? अगर तुम उसी फॉर्म के आर्टिकल थे तो तुम उसी फॉर्म के लिए रिव्यूअर नहीं बन सकते। रिव्यूअर बन सकते हो, लेकिन उस फॉर्म के लिए तुम क्या नहीं बन सकते? रिव्यूअर नहीं बन सकते। ठीक है, चलो ओह, चलो अब आते हैं आगे। मैम रिव्यूअर अकेले नहीं जाना चाहता, अब बेचारे परेशान हैं, काम इतना सारा दे रहे हो, उसको अकेले नहीं जाना, तो किसको लेके जाएगा? वहां पे भी असिस्टेंट्स को लेके गया था, किसको लेके गया था? क्वालिटी रिव्यू में भी एक असिस्टेंट उसके साथ गए थे। कितने असिस्टेंट थे वहां पे? 5। वहां पे भी असिस्टेंट ले जा भाई, ले जा, लेकिन यहाँ कितने असिस्टेंट लेके जा पाएगा? सिंगल, क्योंकि क्वालिटी रिव्यू बड़ी लेवल की चीज, तो 5 लगेंगे। या छोटी लेवल की चीज है, 1 ले जा। फिर से कॉमन पॉइंट, उधर भी यही पॉइंट है, यहाँ पे भी यही पॉइंट है। मैम क्या वहां पे भी नहीं लिखा था सीए होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए? यहाँ पे भी लिखा है ही शुड बी अ सीए एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। वहां पे भी लिखा था कम से कम 1 साल तुम्हारे साथ काम किया होना चाहिए। यहाँ पे भी लिखा है कम से कम बेचारा 1 साल तुम्हारे यहाँ पे काम करेगा, मतलब एज अ पार्टनर हो सकता है, एज अ स्टाफ हो सकता है, बट ही शुड बी एसोसिएटेड व्यू फॉर विथ यू फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तुम्हारे साथ उसका एसोसिएशन 1 साल का चाहिए। वहां पे भी नहीं लिखा था बोर्ड के साथ डायरेक्ट इंटरफेस नहीं चाहिए उसका, यहाँ पे भी वही लिखा है बोर्ड के साथ इसका डायरेक्ट इंटरफेस नहीं चाहिए। तो दोनों जगह कॉमन पॉइंट्स है। वहां भी क्या लिखा है? शुड बी अ सीए। वहां वहां मतलब क्वालिटी रिव्यू जो असिस्टेंट जाता है वो भी सीए होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये भी सीए होना चाहिए, ये भी डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। उसका भी बोर्ड से डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होना चाहिए, इसका भी बोर्ड से डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होना चाहिए। वो भी पिछले 1 साल में तुम्हारे साथ काम करना चाहिए और ये भी 1 साल में क्या करना चाहिए? डन, समझ में आया? अब एक चीज बताओ, उससे भी नहीं बोला था डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दे? इसको भी बोलोगे ना, क्या दे? डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब क्वालिटी रिव्यू में जो 4 पॉइंट किए ना, कट कॉपी पेस्ट, रिव्यूअर के लिए भी वही है। कौन से? उधर का असिस्टेंट के भी सेम है, इधर का असिस्टेंट का भी सेम है। तो दिमाग को एक चीज की शांति दो, आंसर आर टोटली सेम। बोलो सी होना चाहिए?
Yes. Yes, ma'am. डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। Yes. Yes. कितने साल कम से कम तुम्हारे साथ काम किया होना चाहिए? 1 year 1 year. क्या डायरेक्ट इंटरफेस बोर्ड से चलेगा उसका? नहीं No. चलेगा। नहीं. क्या उसका डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए दोनों चैप्टर में? Yes. क्या खत्म हो गया? जो तुम्हारा असिस्टेंट आएगा उसके सारे पॉइंट खत्म हो। वहां पे चाहिए एक ही, यहाँ पे 5 चाहिए, राइट? यहाँ पे उल्टा यहाँ पे मैम, 5, यहाँ यहाँ पे पे एक, यहाँ पे वहाँ उल्टा पे बोला एक, वहाँ आपने, यहाँ पे एक चाहिए, वहाँ पे 5 चाहिए। वहां पे 5 चाहिए। परफेक्ट, हो गया क्वालिफाइड असिस्टेंट। अब एक चीज और, तुम आज तो रिव्यूअर बन गए, जो भी प्रैक्टिस यूनिट है, एक मिनट आकर तुम अभी वहां क्या बन गए? रिव्यूअर बन गए। अब तुमने अच्छी पहचान बना ली, अच्छे से एकदम अपना होशियारी दिखाई, अरे तुमने ये ढंग से नहीं किया, वो नहीं किया। अब वो सामने वाला प्रैक्टिस यूनिट कल को तुमको कॉल करके बोल रहे, सुनो तुम हमारी फॉर्म में पार्टनर बन रहे हो क्या? क्योंकि उसको भी फॉर्म में भारी नॉलेज है यार, सामने वाले को, इसी को अपना पार्टनर बना लेते। तो कॉल आ गया आफ्टर रिव्यू, वुड यू बी योर पार्टनर, वुड यू बी माई पार्टनर? तो वो क्या बोलेगा? 2 साल तक अभी नहीं। कितने साल तक नहीं? 2 साल तक नहीं। क्या याद रखना, अगर रिव्यू किया है कहीं तो वहीं पे क्या उसके पार्टनर या किसी भी तरह से एसोसिएट हो सकते हो। 2 साल तक उस भाई साहब को क्या करना पड़ेगा? वेट करना। नहीं तो ऐसे तो तुम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे ना अपने लिए, जा जाके बिल्कुल नॉलेज दिखाओगे ताकि वो तुम्हें इनवाइट करे, नहीं चलेगा। खत्म हो गया तुम्हारा क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिव्यूअर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइड असिस्टेंट। ये भी एक सेगमेंट था जो खत्म। मैम इसमें 2 year बिफोर एंड आफ्टर दोनों आता है। बिफोर एंड आफ्टर बोथ। अब क्या, बाकी सारी जिंदगी की चीजें हुई, अब फाइनली चालू होती है प्रोसेस। जो रटंत विद्या था ना, वो खत्म हुआ। आकाश बोलो, पहले जल्दी से बोल लो। हाँ मैम, जैसे आपने क्वालिटी रिव्यू के अंदर बताया था कि वो सिर्फ जो अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट वाले या असाइनमेंट है वही करता है, तो फिर पीयर रिव्यू में वो सारी तरह की करेगा, या पीयर रिव्यू में या तो सर्वत? एश्योरेंस सर्विस होनी चाहिए। अब क्वालिटी रिव्यू का एक और पॉइंट, नफरा ने अगर किसी पे हाथ रख दिया, मतलब जहां पे नफरा एप्लीकेबल है, तो नफरा वाली कंपनी क्वालिटी रिव्यू में नहीं जाती। तब तक नहीं जाती जब तक नफरा उसको रिकमेंड नहीं। कल वो एक पॉइंट रह गया था अपना, तो क्वालिटी रिव्यू में नफरा अगर किसी पे एप्लीकेबल है तो नफरा डिसाइड करेगा इसका क्वालिटी रिव्यू होगा या नहीं होगा, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। अब मैंने सिर्फ प्रोसेस पे जा रही हूँ, टोटली नाउ वी आर गोइंग टू द प्रोसेस। अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी? अब रिव्यूअर तो अपॉइंट हो गया, सारे उसके हमने तमाम जितनी चीजें करनी थी कि 2 साल तक भाई एक्सेप्ट मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ये सब लर्न हो गया। एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी। अब रिव्यूअर सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए पीयर रिव्यू की। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द पीयर रिव्यू? ठीक है, अब तुम खुद सोचो, इसको भी मैं रटती नहीं हूँ, ऐसे नहीं रटते। अगर तुम रिव्यू करने गए हो तो तुम किस चीज का रिव्यू करने गए हो? अश्योरेंस एंगेजमेंट। रिव्यू करने गए हो तो किस चीज का रिव्यू करने गए हो? अश्योरेंस एंगेजमेंट। बोलो हाँ कि ना। बातचीत करते ना, डिस्कशन नहीं लर्न करते। हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ, एक ही एंगेजमेंट से काम चल जाएगा? तुम सोचोगे ना वहां बैठ के नंबर ऑफ एंगेजमेंट कितने होने चाहिए जिसको तुम रिव्यू करो। तो एक पॉइंट ये नहीं आना चाहिए व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ एंगेजमेंट? तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट होगा कि तुम्हें कितने नंबर ऑफ एंगेजमेंट चाहिए। अब नंबर ऑफ एंगेजमेंट के तो डिसाइड कर लिया कि मुझे 5 एंगेजमेंट को क्या करना है, चेक करना है। कैसे चेक करोगे? ला भैया, वो तेरी पहली वाली जो है ना अलमीरा, उसमें से बीच की एक फाइल उठा ला, दूसरी वाली अलमारी से नीचे की एक फाइल उठा ला, तीसरी वाली से एकदम टॉप की उठा ला। ऐसे डिस्कशन करोगे कि बस तू उठा के ले आ? नहीं मैम, तुम बताओ तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा एंगेजमेंट लेना है तुम्हें? तुम सीए नेचर से।
टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, किस कॉम्प्लेक्स एरिया में एंगेजमेंट किया हो इसमें। ड्राइंग ऑफ इसके प्लॉट्स। लिए क्या चेक करेंगे अपन? एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर से तो डिसाइड होगा कि उसका स्कोप क्या था, नेचर कैसा था, टफ था, इजी था, कॉम्प्लेक्स था। मतलब नंबर डिसाइड तो करोगे तुम प्रोफेशनल जजमेंट पे, वो तुम्हारा जजमेंट है, लेकिन कौन से एंगेजमेंट उठाने उसके लिए क्या निकलाओगे उससे? एंगेजमेंट लेटर। तो 2 पॉइंट क्या हुए? अप्रोच क्या होगी? यू विल चेक द एंगेजमेंट लेटर फॉर द स्कोप एंड नेचर। किसको चेक करोगे पहले? एंगेजमेंट लेटर को चेक करोगे फॉर द स्कोप एंड नेचर। And on the basis of your professional judgment, you will decide the number of engagement to be reviewed. आया? तुम्हारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि नहीं? तीसरा, तुमने देखा यार ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कैसे हो गया? क्लियर दिखा था, इंडिपेंडेंस नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल क्रिएट कर रही। तुमने देखा, सपोज ये उठाया तुमने, ये एक एंगेजमेंट लेटर, ये एंगेजमेंट कैसे एक्सेप्ट हो गया? इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि ये तो इसका भाई है, इंडिपेंडेंस है ही नहीं। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगी फर्म की जो पॉलिसी होती है फॉर द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एंगेजमेंट। पहली बात तो वो पॉलिसी है भी कि नहीं ये देख लें, और अगर है तो फॉलो भी करते हैं कि नहीं। 3 पॉइंट क्या है? एंगेजमेंट एंगेजमेंट एंगेजमेंट। पॉलिसी प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, वेदर इट इज देयर, आकाश, है या नहीं, और फॉलो होती है कि नहीं। दूसरा, एंगेजमेंट लेटर फॉर द नेचर एंड स्कोप स्टडी करोगे, और फिर तीसरा डिसाइड करोगे नंबर ऑफ एंगेजमेंट कितने होने चाहिए। यही तो तुम्हारी अप्रोच है। वहां जाके एज ए रिव्यूअर तुम यही काम तो करोगे। पता है, तुम ग्राउंड लेवल पे सोचो ना, तुम रिव्यूअर तो ये 3 चीजें तो तुम करने ही वाले हो कि नहीं? वहां 3 पॉइंट हुए, एंगेजमेंट एंगेजमेंट एंगेजमेंट, ये तुम्हारा क्या है? अप्रोच। अब तुम बताओ ना, रिव्यूअर तो तुम ही हो, अभी भी तुम ही रिव्यूअर हो। अब तुमने सारी फाइल मंगवा ली, तो क्या ऑडिट करने बैठोगे कि डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हो? तुम तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही चेक करोगे कि नहीं बैठ के? ऑडिट डॉक्यूमेंट में तुम क्या चेक करोगे? बताओ, तुम क्या चेक करोगे ना? तुमको भेज दिया मैंने किसी का रिव्यू करने कि जाओ जाके चेक करो उसने काम कैसा किया है, तुम क्या चेक करोगे उसमें? इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन की कि नहीं? इंपॉर्टेंट मैटर है उसको ढंग से रिजॉल्व किया, एड्रेस किया कि नहीं? यही तो चेक करोगे। हो गया तुम्हारा आंसर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम पता है तुम्हारी क्या है? तुम थ्योरी लर्न कर रहे हो, और मेरी प्रॉब्लम ये, मैं तुम्हारे दिमाग में ये डाल रही हूँ कि ये सब ग्राउंड लेवल की चीजें जो होती हैं, और तुम्हें सिर्फ उसके रियलिटी को समझना है। कि मैं रिव्यूअर हूँ तो सबसे पहले जाके ये देखूंगी, लेके आ भाई एंगेजमेंट लेटर, मैं टर्म्स एंड कंडीशन चेक करके बोलती हूँ एंगेजमेंट चेक कर रही हूँ। तूने इसको कैसे एक्सेप्ट किया? पॉलिसी प्रोसीजर थी एक्सेप्टेंस करने की क्लाइंट को, और थी तो फॉलो किया कि नहीं किया? फिर उसके बाद मैं उसको लास्ट में क्या बोल रही होंगी? यार सिग्निफिकेंट ये वाली चीजें मैं देख रही हूँ डॉक्यूमेंट में, सिग्निफिकेंट मैटर लिखो, इसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया है, एविडेंस कंक्लूजन रीजनेबल थे, वही चीजें तो तुम रिव्यू करने गए हो, और ये रहा तुम्हारा आंसर पूरा। मैम व्हाट इज द अप्रोच? व्हाट इज द अप्रोच ऑफ माय पीयर रिव्यूअर? सबसे पहले चेक करेगा पॉलिसी प्रोसीजर क्लाइंट एक्सेप्टेंस की फॉलो करते हैं, एंगेजमेंट लेटर को समझेगा, नेचर एंड स्कोप क्या है उसी के थ्रू तो समझ में आएगा व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप। फिर नंबर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट सिलेक्ट करेगा, फिर चेक करेगा क्या सिग्निफिकेंट इशू प्रॉपरली एड्रेस किए, डॉक्यूमेंट किए, एविडेंस रीजनेबल थे, कंक्लूजन रीजनेबल था, और जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए उन्होंने प्रॉपरली उनको नोट डाउन किया या नहीं किया। दिस आर ऑल द जनरल आंसर। हमने अब तक कौन कौन से आंसर क्वेश्चन समझते पहले। व्हाट इज नॉट एश्योरेंस? एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर एंड एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद क्या? स्कोप ऑफ रिव्यूअर, ठीक है। स्कोप ऑफ रिव्यूअर के बाद हमारा अभी क्या आया? ये अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यूअर, कि उसकी अप्रोच क्या चालू होगी। अप्रोच अभी के अभी लिखो कि उसके अप्रोच में क्या आता है, कैसे स्टार्ट करोगे। Approach is what you will start. You have 2 minutes to write. Only 2 minutes. Your time starts now.
30 सेकेंड लेफ्ट। डन। चलो आ जाओ वापस। अब फाइनली पीयर रिव्यूअर अपना काम चालू करे। अब उसको जो चेकिंग करनी है, उसने अप्रोच डिसाइड कर ली, उसे क्या चेक करना है, उसे कौन से एंगेजमेंट लेटर लेने, सब कुछ उसने सोच लिया। अब सपोज करो उसने पूरा पीयर रिव्यू कर लिया, जहां पे ऑन साइट विजिट करना था ऑन साइट विजिट किया, आफ्टर ऑन साइट विजिट सब कुछ होने के बाद अब क्या देगा? वो रिपोर्ट देगा। बीच का भी सेगमेंट हमने नहीं किया, बट हम फ्लो बना रहे। सपोज उसने सब कुछ जो भी चेकिंग करनी थी, जितना रिव्यू करना था, सब कुछ रिव्यू करके उसको क्या देनी है? रिपोर्ट। किसको देगा रिपोर्ट? किसने अपॉइंट किया उसको? बोर्ड ने। रिपोर्ट किसको जाएगी? बोर्ड को। और एक रिपोर्ट बेचारे प्रैक्टिस यूनिट को भी तो दोगे। अब उसको क्या लग रहा है पता है? गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा नहीं है, रिपोर्ट अच्छी नहीं जाने वाली। तो पहले कौन सी रिपोर्ट इशू करेगा? वहां पे भी वो पहले रिपोर्ट इशू हुई है क्वालिटी रिव्यू। बोलो पहली रिपोर्ट कौन सी होती है? प्रिलिमिनरी। वहां पे भी पहली रिपोर्ट क्या होगी? प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। तो पहले कौन सी रिपोर्ट देगा? अगर गड़बड़ है तो, सुनो फिर से मेरी बात, अगर कुछ गड़बड़ है, इफ समथिंग इज नॉट राइट, देयर आर नॉन कंप्लायंस, द क्वालिटी इज नॉट गुड, इफ समथिंग इज फिशी, तभी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इश्यू होगी। मतलब मैम अगर क्लीन रिपोर्ट है तो किस बात का तेरे को प्रीलिमिनरी दे कि तू अपना रिप्रेजेंटेशन दे प्रैक्टिस यूनिट? मतलब ही नहीं निकलता ना। हम मान गए तेरी क्वालिटी अच्छी है, तो उससे थोड़ी ना रिप्रेजेंटेशन लेना, उससे थोड़ी ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना उसको। बट क्वालिटी रिव्यू में ऐसा नहीं लिखा था, इफ एनी वे नहीं, कुछ नहीं था। यहाँ पे पहले क्या है? इफ देयर इज नॉन कंप्लायंस देन रिव्यूअर विल इशू अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट किसको देगा? मैम बोर्ड को भी देगा और प्रैक्टिस यूनिट को भी देगा। और प्रैक्टिस यूनिट को क्या बोलेगा? गिव योर रिप्रेजेंटेशन। अब प्रैक्टिस यूनिट ने दे दिया रिप्रेजेंटेशन, दो चीजें होंगी, या तो वो सेटिस्फाइड, परफेक्ट, तुम्हारा जो भी एक्सप्लेनेशन है करेक्ट, तो कौन सी रिपोर्ट देगा? अनक्वालिफाइड। और मैम अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो कौन सी रिपोर्ट देगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब पता है कौन से टॉपिक पे बन रिपोर्टिंग? अगर बेचारा सेटिस्फाइड तो क्या देगा? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। सेटिस्फाइड नहीं है, कौन सी रिपोर्ट देगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब मैम अगर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है तो जो भी रिपोर्ट होगी, चाहे क्वालिफाइड हो चाहे अनक्वालिफाइड हो, ये रिपोर्ट किसके पास उठ के गई? बोर्ड के पास। तो मैम बोर्ड पढ़ेगा क्या बैठ के ये रिपोर्ट? वहां पे भी बोर्ड पढ़ रहा था क्या ये रिपोर्ट? नहीं। वहां कौन पढ़ता था? क्वालिटी रिव्यू वो ग्रुप ग्रुप। था। वहां पे कौन पढ़ता था? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप पढ़ता था। दो तरह के ग्रुप थे ना, इंडस्ट्री एंड जेनरिक। इंडस्ट्री के हाँ, अंदर। अब यहाँ पे भी कोई है जो वो रिपोर्ट पढ़ेगा। यहाँ पे कौन है? सेक्रेटरेट। कौन है? सेक्रेटरेट। बोर्ड का सेक्रेटरेट है, वो ये रिपोर्ट पढ़ेगा। बोर्ड की सेक्रेटरी के अंडर रहेगी। तो सेक्रेटरेट पढ़ता है बोर्ड की सिक्योरिटी के सेक्रेटरी के अंडर। वो रिपोर्ट पढ़ पढ़ के देख रहा है कि रिपोर्ट में क्या है। अब रिपोर्ट उसको लगा यार सच में गड़बड़ तो है, बोर्ड को बताएगा। वहां पे भी तो क्या है? ग्रुप किसको बताता है? बोर्ड को। यहाँ पे सेक्रेटरेट किसको बताएगा? किसके अंडर है वो? सेक्रेटरी के अंदर रहते, बोर्ड को बताएगा। क्या बताएगा? गड़बड़ है। तो बोर्ड को क्या एडवाइस दे सकता है? बोर्ड बोलेगा हम तेरा फॉलो अप करेंगे। कितने साल में करेंगे? जैसे ये रिपोर्ट इशू होने के बाद 1 साल बाद तेरा फिर फॉलो अप हो। 1 साल के अंदर क्या इशू बोलेंगे? तेरा फॉलो अप फिर से करेंगे, क्योंकि तुम गड़बड़ कर रहे हो ना, तो फॉलो अप करना तो जरूरी है। हम 1 साल जरूरी, पक्का 1 साल।
मिनिमम 6 मंथ तो होगा ही, 6 मंथ से कम नहीं, 6 महीने तो किसी को भी सुधरने का मौका दो, 6 महीने या फिर मैक्सिमम 1 साल के अंदर फॉलो वापस हो जाए। और मैम रिपोर्ट क्लीन है तो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, सर्टिफिकेट जिसमें क्लियर लिखा है कि क्वालिटी अच्छी है फर्म की, वो क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट इशू। मैम सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड, जब तुम 3 साल के एंगेजमेंट लेते हो तो ये सर्टिफिकेट भी तो 3 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। तो ये पिछले 3 साल के एंगेजमेंट तुम्हारे आने वाले 3 साल की श्योरिटी देते हैं, तो ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए वैलिड है। मैम क्या इसे एक्सटेंड करवाया जा सकता है? यस मैम। ये सर्टिफिकेट हमें कोई देगा क्या? हाँ, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड तुम्हें देगी ये सर्टिफिकेट। कौन देगा? सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड तुम्हें ये सर्टिफिकेट देगा। मैम सर्टिफिकेट पे किसी की साइन चाहिए, भाई सर्टिफिकेट मिल रहा है बिना साइन के कैसे मिलेगा? तो बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड का वाइस चेयरमैन और बोर्ड की सेक्रेटरी तीनों साइन करेंगे। कौन कौन साइन करेगा? चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस वाइस चेयरमैन चेयरमैन, और बोर्ड की सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। तीनों मिलके क्या करेंगे? साइन करेंगे। और हो गया तुम्हारा पीयर रिव्यू खत्म। अभी तुम्हारे लिए नहीं हुआ बट वहां पे हो गया खत्म। बट ये सब एक चीज बताओ, रिपोर्ट सर्टिफिकेट मिल गया तुमको, क्लीन रिपोर्ट थी, सर्टिफिकेट मिला। क्लीन रिपोर्ट नहीं थी तो फॉलो अप हुआ, 6 महीने से 1 साल कुछ भी हो सकता है, फॉलो अप तो होगा। क्लीन रिपोर्ट थी, सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि बिल्कुल अच्छी फॉर्म है, कोई भी गलती अब इसमें है ही नहीं क्योंकि हमने चेक कर लिया। एश्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस फर्म को सर्टिफिकेट मिल जाता है उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, दैट इज नॉट अ एश्योरेंस। डन, इतनी बात समझ में? मैम ऐसा एश्योरेंस क्यों नहीं दे पा रहे? दो ना ऐसा एश्योरेंस, जब आपने चेक किया, पीयर रिव्यू कर लिया, तो आप एश्योरेंस दो ना कि ये फर्म की क्वालिटी अच्छी है। रीजन नंबर 1, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है अब तुम्हारे लिए? नहीं दे सकते हम वो श्योरिटी क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या इनहेरेंट लिमिटेशन? भाई पीयर रिव्यू जो होता है ना, एक स्टेटमेंट होता है पीयर रिव्यू, उसके अकॉर्डिंग हम करने बैठे। हमने 3-4 तो तुम्हारे एंगेजमेंट उठाए, 4 एंगेजमेंट के बेसिस पे पूरी फर्म की क्वालिटी दे देंगे। तो रीजन नंबर 1, पीयर रिव्यू इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। एक स्टेटमेंट होता है, उसके बेसिस पे हम रिव्यू करते हैं, और रिव्यू सिलेक्टिव होता है। सब एक एक चीज थोड़ा ना चेक करें, ये सिलेक्टिव रिव्यू है। जब सिलेक्टिव रिव्यू है तो कैसे एश्योरिटी पूरी दे पाएंगे? तो आर यू गेटिंग अगेन अ क्वेश्चन? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू के क्या है? इनहेरेंट क्या है? लिमिटेशन। तो मैम को इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द पीयर रिव्यू क्या है? सबसे पहले पीयर रिव्यू किसके बेस पे होता है? पीयर रिव्यू होता है पीयर रिव्यू स्टेटमेंट के बेसिस। यहाँ पे टेस्टिंग सिलेक्टिव होती है, तो हमको वीकनेस पूरी पता नहीं चलेगी, कुछ कुछ वीकनेस जो होंगी वो छूट भी सकती हैं। यहाँ इनहेरेंट लिमिटेशन तो खुद एसक्यूसी में भी है। मतलब सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है? क्यों नहीं है? तुम्हें पता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है। कंट्रोल में भी बहुत सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकते हैं। कई जगह छुप छुप के कंट्रोल्स का क्या किया जा रहा है, डिपार्चर किया जा रहा है, पता थोड़ी ना चलेगा। तो 3 चीजें, एक तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है, इसमें टेस्ट क्या होता है? सिलेक्टिव टेस्टिंग होती है, तो वीकनेस छुप जाएगी। और खुद स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशंस है, जिसके कारण हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्चर हुआ हो और हमें पता भी नहीं चले। एसक्यूसी सिलेक्टिव टेस्टिंग, एसक्यूसी सिलेक्टिव टेस्टिंग, और तीसरा पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है पीयर रिव्यू? तुम बोलो किस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है पीयर रिव्यू? स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। यहाँ पे टेस्ट कैसी होती है? सिलेक्टिव। जिससे क्या नहीं सामने आ रहा? सिलेक्टिव टेस्टिंग इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ वीकनेस सामने नहीं, ठीक है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज कट रही है, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही मैम। अभी हाँ अब आ रही। ये अभी वाला शब्द लीजिए। अभी ठीक है? यस हाँ अभी मैम। ठीक है। चलो
चलो, मुझे याद नहीं आ रहा एसक्यूसी रिलेटेड क्या पॉइंट था इनहेरेंट लिमिटेशन में, कि एसक्यूसी की खुद की इनहेरेंट लिमिटेशन, एसक्यूसी की क्या है, खुद की इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसके कारण अगर कोई डिपार्चर हुआ होगा तो सामने नहीं आएगा। टेस्टिंग कैसी है, सिलेक्टिव है, तो वीकनेस सामने नहीं आएगी। और ये सब होता है स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू के बेसिस पे। तो ये 3 पॉइंट है फॉर इनहेरेंट लिमिटेशन, ये भी एक आंसर था, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ पीयर रिव्यू। फिर से अब उल्टा फ्लो चलाते हैं, क्या हमने अभी अभी रिसेंटली किया इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ पीयर रिव्यू। इससे पहले अगर मैं बोलूं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ पीयर रिव्यू है, इससे पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने कवर किए। व्हाट इज नॉट एश्योरेंस सर्विस कर लिया, टीपीई में क्या आता है वो भी कर लिया, दैट व्हाट इज कवर्ड इन टीपीई। फिर स्कोप ऑफ रिव्यूअर कर लिया, फिर रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइड असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी वो कर ली, फिर रिव्यूअर की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो कर ली, फिर रिपोर्टिंग कैसे होती है, तुमने सब कुछ चेक कर लिया। अगर तुम्हें फिशी लगा तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दोगे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का वो रिप्रेजेंटेशन देगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड गिव अ क्लीन रिपोर्ट, नॉट सेटिस्फाइड गिव अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। फॉर क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट कौन एक बार रिव्यू कर रहा है बैठ के अब वो रिपोर्ट को, सेक्रेटरीट अंडर बोर्ड की सेक्रेटरी, ठीक है, वो सब भी हो गया मैम। उसके बाद अच्छी रिपोर्ट है तो क्या इशू करोगे, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, अच्छी रिपोर्ट नहीं है तो फॉलो 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 मिनिमम कितने टाइम में, 6 months 6 months, मैक्सिमम 1 year, 1 year ये हो गया फॉलोअप। सर्टिफिकेट यार कितने टाइम तक वैलिड होता है, 3 3 years years, 3 years. एक्सटेंड करवा सकते हो, yes ma'am एक्सटेंड करवा सकते हो। सर्टिफिकेट कौन देने आता है तुमको, chair secretary, सेक्रेटरी, उसी का तो काम ही ये सब करना है, सेक्रेटरी देती है। लेकिन साइन किन लोगों की होती है, chairman vice chairman, secretary. वन वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और सेक्रेटरी तीनों की क्या चाहिए, साइन। अब 2 आंसर्स, ठीक है, वो 2 आंसर नहीं, वो प्रोसेस है कि ओवरऑल पीयर रिव्यू में इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब वो फ्लो ऑफ पीयर रिव्यू चल रहा है, ठीक है। एक दो बीच में अभी फिर रिटर्न विद्या का कुछ कुछ आएगा, लेकिन अब दिमाग को रटने से शांति देते हुए एक फ्लो को समझते हैं। अब देखो क्या होता है, पीयर रिव्यू किन किन लोगों का, ठीक है, पीयर रिव्यू किन किन लोगों का होता है। देखो मेरे को लगता है वॉलंटरी, मेरी इच्छा है कि मेरी फॉर्म का पीयर रिव्यू करने का, तो मैं खुद किसको, बोर्ड को क्या दूंगी, एप्लीकेशन दूंगी, अलोंग एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर। आई विल गिव एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर टू द बोर्ड कि मेरे को मेरा पीयर रिव्यू करवाना। डन, मतलब वॉलंटरी हो सकता है क्या पीयर रिव्यू, यस। मैम मुझे नहीं करवाना, अरे भाई तुमसे पूछ नहीं रहे, तुमको मैंडेटरी है, कैसे, बिकॉज यू आर अ लिस्टेड कंपनी, तुम लिस्टेड कंपनी हो तो तुम पे तो मैंडेटरी पीयर रिव्यू है। तब क्या होगा, बोर्ड तुमको एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी भेजेगा, मतलब तुम्हारी इच्छा थी करवाने की तो तुम बोर्ड को एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर भेज दो। बोर्ड को करवाना है तो बोर्ड तुमको क्या भेज रहा है, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर। समझ में आया लेन देन कैसा हो रहा है, हमको करवाना है हम एप्लीकेशन देंगे, सही है, उनको करवाना है वो मुझे एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर भेज देगा कि भर के दे, ठीक है। अब इसके बाद क्या मैम, मैंडेटरी में सिर्फ लिस्टेड कंपनी नहीं, 500 1000 500 क्या, 500 1000 500 ये क्या है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कैसे पीछे छोड़ोगे, हर जगह जहां लिस्टेड आती है पहले ही तो चलते चलते अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आ जाती है। तो अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ग्रेटर देन इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 5, टर्नओवर कितना है 1000, और लोन डिबेंचर डिपॉजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ है, तो 500 1000 500 500 1000 500 500 पेड अप शेयर कैपिटल, 500 क्या है तुम्हारा लोन डिबेंचर डिपॉजिट, और 1000 क्या है तुम्हारा टर्नओवर। turnover ऐसा अगर है तो भी क्या है भाई, मैंडेटरी है तेरे लिए, तो क्या करना है, तेरे को क्वालिटी तेरा पीयर रिव्यू होगा। या फिर तुम्हारे पार्टनर कितने, 5 से ज्यादा पार्टनर है तुम्हारे यहाँ, हाँ 5 भी है, हाँ तो 5 और मोर देन 5 पार्टनर है तो भी तेरे लिए मैंडेटरी पीयर रिव्यू करना। तो बोलो लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है क्या, यस
फिर वो क्या डांस कर रहे थे अपन, 500, 1000, 500। तो वो 500, 1000, 500 में कौन कौन है? 1000 की टर्नओवर, 1000 की 500 टर्नओवर, क्या है? 500 का डेट और 500 की शेयर कैपिटल। 500 पेड अप शेयर कैपिटल, Capital. 500 का ही लोन डिबेंचर डिपॉजिट, और 1000 का क्या है? टर्नओवर। Turnover. ये भी हो गया। और वो पार्टनर कितने चाहिए थे भाई तुमको? 5 or more. 5 or more. 5 और मोर देन 5। अब ये एक ईयर लिखा है, पर वो ईयर हमारा बीत चुका है, तो ये सब मैंडेटरी में ऑलरेडी कवर हो गया। फिर इसके बाद अगर तुम्हारी फर्म ने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, पब्लिक से पैसा बोरो किया है, नॉट डिपॉजिट, तुम्हारी फर्म ने पब्लिक से पैसा बोरो किया, कितना? ग्रेटर देन 50 करोड़। सुनो सुनो सुनो, इक्वल टू नहीं बोला, तुमने 50 करोड़ से ज्यादा बोरो किया पब्लिक से, बैंक से, तो भी क्या है, तुम्हारा क्या होगा? पीयर रिव्यू होगा। 50 करोड़ से ज्यादा एक फर्म को क्या जरूरत पड़ेगी? तो 50 करोड़ से ज्यादा अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या पब्लिक से भी बोरो किया है तो पीयर रिव्यू होगा। बट उसकी अभी ईयर आया नहीं है, 2024 अभी आया नहीं है, बट हमको तो लर्न करने का एमसीक्यू के लिए। या फिर तुम्हारा पार्टनर कितने? 3 से ज्यादा पार्टनर, मतलब वो ईयर आगे चला गया ना, कुछ चीजें 2024 से मैंडेटरी होंगी, कुछ चीजें 2025 से मैंडेटरी होंगी। तो इसीलिए 25 तक आते आते अगर आपके फर्म में 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर है तो भी मैंडेटरी हो जाए। समझ में? तो अभी हम कहाँ कहाँ पहुंचे मैम? लिस्टेड फॉर श्योर, 500, 1000, 500 श्योर। फिर उसके बाद 50 करोड़ से ज्यादा तुमने क्या लिया है, बोरो किया है, या तो पब्लिक से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वही तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा पीयर रिव्यू होगा। पार्टनर 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। पार्टनर कितने होने चाहिए? 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। फिर इसके बाद 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर भी 2025 तक कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बात समझ में? पता है ये आंसर कौन सा था? किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है ऑडिट प्रैक्टिस यूनिट का? तो प्रैक्टिस यूनिट इन सारे बेसिस पे क्या होती है, सिलेक्ट होती है। या फिर लास्ट तुम ऑडिट करते हो। मैम किसका ऑडिट करते हैं? ब्रांच। निशाली तुम किसका ऑडिट करते हो? इधर आओ, उठो, एक बार ऊपर खड़ी हो और वापस बैठ जाओ। तुम्हें एक चीज बताऊं, अभी से 40 मिनट बाद तुमको पीयर रिव्यू भी लर्न हो जाएगा। तो उस चीज का सेटिस्फेक्शन ज्यादा रखना, क्योंकि अगर अभी उठ गए, नींद में चले गए, तो ये कल पे बात जाएगी, और जिनकी बात कल पे गई उनका फॉरेंसिक छूट जाएगा, क्योंकि कल हम करेंगे फॉरेंसिक। तो अभी वो 40 मिनट और एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट को मैं हंसते गाते नहीं पढ़ा सकती, जो है वो बेचारा वो है, तो उसको वैसी इज्जत दे दो। क्योंकि अगर तुमने इसको इज्जत नहीं दी तो एग्जाम में सबसे ज्यादा लुटिया तो ऑडिट ही डुबाते। तो अब इससे ज्यादा क्या डराऊं, और डराऊं? बोलो, डरना है? चलो मुझे बताओ, लास्ट पॉइंट, अगर तुम क्या करते हो, ऑडिट करते हो, मैम किसका ऑडिट? ब्रांच का ऑडिट करते हो। कौन सी ब्रांच? पीएस बैंक की ब्रांच, पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांच का ऑडिट करते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच का ऑडिट करते हो, तो भी क्या होगा, तुम्हारा पक्का पीयर रिव्यू। बोलो, लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है 500, 1000, 500, 50 करोड़ से ज्यादा बोरोविंग, और या फिर तुम किसका ऑडिट करते हो? पब्लिक सेक्टर Public sector bank. बैंक की ब्रांच का ऑडिट करते हो। सभी केस में मैंडेटरी है तुम्हारा क्या होगा, पीयर। अब एक क्विक रिवीजन लेंगे और उसके बाद 2 आंसर तुम्हारे फ्लो के और तुम्हारा चैप्टर खत्म हो। ठीक है? मैम 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 ये हाँ? आपने बताया ये 1000, 500, 1000, सॉरी 500, 500, 1000, 500, 1000, 500, ये वाली जो ऑडिट फर्म इस कंपनी का ऑडिट करती हुई जिसका 500, 1000, 500 है, उस ऑडिट फर्म का पीयर रिव्यू होगा कंपलसरी, ऐसा है? जो फर्म है, फर्म का अगर टर्नओवर इतना इतना क्रॉस हो गया तो होगा। तो फर्म का पेड अप कैपिटल का तो मतलब ही नहीं है फर्म में। जैसे आपने टर्नओवर बोला 1000, तो फर्म में पेड अप कैपिटल का तो मतलब ही नहीं है। ये वाली ये जो फर्म है, ये किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करती है जो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर या फिर लोन डिबेंचर डिपॉजिट, वो अगर एक्सीड होता है 500, 1000, 500, तो उस फर्म का ऑडिट।
हाँ ऐसा ना, इस कंपनी के ऊपर ये लिमिट है, और इस हाँ। कंपनी का जो ऑडिट करती है फर्म, उस फर्म उनका रिव्यू तक रिव्यू होगा इतने कंपल्सरी। बड़े बड़े ऑडिट कर रही हूँ, तो भैया इतने बड़े बड़े लोगों का ऑडिट करे तो तेरा पीयर रिव्यू तो बनता और है। एक वो आपने बोला पब्लिक सेक्टर बैंक वाला, उसका अगर कोई ऑडिट करा है तो वो भी है। अगर तुम ऐसी चीज से ऑडिट करते हो, तो है, मतलब ये सारा उसके लिए है कि अगर तुम ऐसी ऐसी क्लाइंट चीजों का बेस्ड। ऑडिट, क्लाइंट बेस है, हाँ ठीक है, राइट, थैंक यू वेरी मच। अब पता है मैं एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड कर रही हूँ एक रिवीजन का, 2 पार्ट में लेकिन होगा वो। क्यों? क्योंकि अभी हम बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर फ्लो करें, ताकि तुम भी नींद से जाग जाओ। ठीक है ना अश्मिता? बहुत बट जरूरत थोड़ी सी आपकी है। आवाज आ रही है मैम, थोड़ी सी है ना, आपकी आवाज आ रही है बीच बीच में। पूरी पूरी आवाज आ जाएगी, तुम मेरे को बैठना ही मत दो ढंग से बस। मैं जब ऐसे एकदम कंफर्ट वो में आप होती हूँ ईयरफोन यूज तो करो ना आवाज मैम। ही नहीं आती है। चलो, starting with the peer review का quick revision and recording the audio note for peer review. Peer review point number 1, peer review board appoint करता है किसको? रिव्यूअर को। रिव्यूअर इस बेसिस पे अपॉइंट होता है कि रिव्यूअर की प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, 7 इयर्स की होनी चाहिए, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो 10 इयर्स के एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, और 3 इयर्स की उसकी भी क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस। ये जो पीयर रिव्यूअर है, इसको क्या नहीं होना चाहिए? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कमिटेड नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ पिछले 2 सालों में या फिर रिव्यू एक्सेप्ट करने के बाद 2 सालों में कहीं से कहीं तक वो फॉर्म से एसोसिएट नहीं रह सकते। इसको अगर असिस्टेंस चाहिए तो एक इंसान को ले सकता है, लेकिन वो भी सीए होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। उसको भी डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और साथ साथ में ये जो पर्सन है, इसका डायरेक्ट इंटरफेस बोर्ड से नहीं चलेगा, और ये पिछले 1 साल में तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तो ये बन गई हमारी टीम, और ये चलेगी अब क्या करने के लिए? पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू सिर्फ अश्योरेंस सर्विस का होता है बॉस। तो मैम अश्योरेंस सर्विस क्या नहीं होती? मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विस नहीं होती। एंगेजमेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, एंगेजमेंट किस चीज का? कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंटिंग बिफोर द टैक्स अथॉरिटी, विटनेसिंग एज एन एक्सपर्ट, ये सारी चीजें तुम्हारी क्या है? अश्योरेंस सर्विस नहीं कहलाती। क्वालिटी में क्या देखना है कि टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस होना चाहिए। क्या होता है ये टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड? एएस इंडेस, जिससे बनेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम ऑडिट करेंगे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा कोई भी लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं वो। तो एएस में क्या था? एएस था 133 वाला कंपनी एक्ट का, एएस था अदर देन कंपनी एक्ट का जो आईसीआई ने बोला है, इंडेस भी 133 का था। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड, और आ जाता है तुम्हारा अदर लॉ एंड रेगुलेशन। रिव्यूअर पूछता है भाई स्कोप तो बता दो, मेरा स्कोप क्या क्या है? तो स्कोप में उसको पहले क्या बताया? तेरा टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड का कंप्लाइंस। कंप्लाइंस उन गाइडलाइन और डायरेक्शन से भी करना जो आर्टिकल के लिए दिए गए हो या फिर खुद फर्म के लिए दिए हो। आर्टिकल के लिए जैसे उनका रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, उनकी वर्क डायरी, उनका स्टाइफंड पेमेंट, और मैम इनके फर्म के लिए नंबर ऑफ एंगेजमेंट, फीस क्या चार्ज करोगे, रजिस्टर। इसके अलावा स्टाफ ट्रेनिंग का ध्यान रखना। क्या रखना? स्टाफ ट्रेनिंग का ध्यान रखना, जिससे और देखना पॉलिसी प्रोसीजर का कंप्लायंस होता है, जिससे क्या होगी? तुम्हारी क्वालिटी रिपोर्टिंग अच्छी हो जाएगी। ये सब करते हुए पीयर रिव्यू बोला मुझे मेरी अप्रोच डिसाइड करनी पड़ी। अप्रोच में भाई साहब क्या डिसाइड करेंगे? सबसे पहले एंगेजमेंट मंगवाएगा सारे, एंगेजमेंट लेटर से स्कोप और नेचर देखेगा। फिर प्रोफेशनल जजमेंट से डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ एंगेजमेंट कितने होने चाहिए। फिर थर्ड क्या करेगा? यार ये एक्सेप्ट कैसे हुआ? क्या क्लाइंट एक्सेप्टेंस की पॉलिसी है, और अगर है तो फॉलो होती है क्या? फिर देखेगा उसमें सिग्निफिकेंट जो भी डिसीजन थे वो डॉक्यूमेंट हुए, सिग्निफिकेंट मैटर प्रॉपर्ली एड्रेस रिजॉल्व हुए, एविडेंस कंक्लूजन रीजनेबल था कि नहीं था, ये सारी चीजें उसने देख ली। इसका हो गया क्या? अप्रोच खत्म। अब अप्रोच खत्म हो गया तो बोला क्या? देखो अब रिपोर्ट बनाने बैठे। रिपोर्ट कैसी बनाएंगे? अगर डाउट है तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगी। ये रिपोर्ट जाएगी बोर्ड के पास और प्रैक्टिस यूनिट के पास, दोनों के पास रिपोर्ट चली गई, उसका रिप्रेजेंटेशन आ गया, रिप्रेजेंटेशन के बाद जाएगी फाइनल रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट कौन रिव्यू करेगा बैठ के वहां पे? सेक्रेटरी। किसके अंडर में? तुम्हारे बोर्ड की सेक्रेटरी के अंडर में वो सब देख रहे हैं।
ये वो भेजेगा किसके पास, बोर्ड के पास। क्या भेजेगा, रिपोर्ट अच्छी नहीं है, क्या करो, फॉलो अप दो। फॉलो अप मिनिमम 6 महीने का होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 ईयर का। और रिपोर्ट अच्छी है तो सर्टिफिकेट दे दो। सर्टिफिकेट कितने टाइम का, 3 साल तक भाई साहब वैलिड रहेगा, एक्सटेंशन करवा सकते हो। सर्टिफिकेट देने तुमको बोर्ड की सेक्रेटरी आएगी। सेक्रेटरी तो आएगी लेकिन किसकी साइन लेके आएगी सर्टिफिकेट पे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और खुद की, मतलब सेक्रेटरी की खुद की भी रहेगी। सब कुछ हो गया। अब तो श्योर है कि क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी फर्म की। नहीं बॉस नहीं, यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन है। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है मैम, इनहेरेंट लिमिटेशन 1 ये स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा, यहाँ पे सिलेक्टिव टेस्टिंग हो रही है, वीकनेस आइडेंटिफाई हो सकता है मे बी पॉसिबल कि नहीं हो। और स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के ही इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो हो सकता है डिपार्चर हुआ हो और सामने वो डिपार्चर नहीं आएगा। Exactly 4 minutes and 55 seconds to revise whatever we have done. अब जो बचा है, मान लो पूरा लर्न कर लेंगे और 10 मिनट लगाऊंगी, तो हाउ मच टाइम यू नीड टू रिवाइज पीयर रिव्यू ड्यूरिंग योर एग्जाम, मैक्सिमम हाफ एन आवर फॉर। लर्न करो तो ऐसा करो कि फ्लो अपने आप याद आता जाए। अब तुम्हारा टारगेट एक और क्या रहेगा, कल हम पहले आधे घंटे में क्वालिटी और पीयर रिव्यू फिर रिवाइज करें, उसके बाद ही तीसरा चैप्टर उठाएंगे। अभी दे रही हूँ तुम लोग को नींद से जागने के लिए 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट है नींद से जागने के लिए, क्योंकि अगले 20-25 मिनट में चैप्टर हो जाएगा अपनी अंतिम सांसों पे, ठीक है। चलो जाओ, 10 मिनट का टाइमर लगा है, 10 मिनट बाद करेक्ट आ जाना।
आ जाओ वापस। प्रकृति, दीपा, निशाली, गौरी, आकाश, राहुल। हेलो मैम। लो, ठीक हो सब लोग? तबीयत ठीक है? ऑडिटोफोबिया तो नहीं हो रहा? मैम मुझे तो मजा आ रहा है जिससे आप पढ़ा रहे हो उस समय, इंटरेस्ट मुझे पढ़ने। अच्छी बात है, मजा आए। हर सब्जेक्ट में मजा आएगा तभी तो पढ़ने की इच्छा होती है, नहीं तो होती नहीं। प्रकृति की मम्मी की इच्छा पूरी हो गई। सेकेंड ग्रुप आपसे पढ़ा था मैंने, लिटरली जो क्लास में हम पढ़ते थे बस वही पढ़ा था, उसके अलावा तो एक शब्द भी शायद ही कभी पढ़ा होगा, बाकी वो भी ग्रुप के डाउट सॉल्व करने के लिए उसमें ही हो गया था। हो गया था, बट प्रॉब्लम बस ये है प्रकृति की, अब चारों तो मेरे लिए पॉसिबल इस वक्त है नहीं। और दूसरी चीज, लॉ ऑडिट में संभाल रही हो तुम, वो है तुम्हारा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है पढ़ाई में। प्रॉब्लम सबसे बड़ी अकेले में उसी तो अटेम्प्ट में निकल जाती, तुम्हारी जॉब सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और तुम्हें उसी वक्त मैंने मना किया था, डोंट ज्वाइन, तुम उसी वक्त सीए बन जाते। ठीक है, अभी खुद का ही डिसीजन लिया है, अभी क्या कर सकते हो। मैम अगर
पॉसिबल हो तो किसी दिन एक छोटी सी मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर एसएफएम के अगर मैराथन अगर आप किसी तरह लेते हैं तो किसी दिन, मतलब इट्स अ जेंटली नहीं रिक्वेस्ट। है वो, बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैंने अभी ग्रुप में पूछा ना रात को कितने बजे सोते हो, तो मैं बता रही हूँ अब तुम कितने बजे सोओगे। अब तुम अपनी मर्जी से सोना मत। रात को 1 बजे तक हम बैठेंगे, 11 से 1 बजे तक तुम मेरे साथ वहीं पे बैठो। मैं अभी नहीं कराऊंगी, डेली एक चैप्टर एसएफएम का उठाएंगे और तुम उसके कॉन्सेप्ट समझो। कहाँ कहाँ कैसे, मतलब तुम बैठ जाओ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रही होंगी, बट क्या है, खुद से तुम एसएफएम के कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ने वाले। तो आज तुम जैसे रात को बैठोगे और पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर 1 आध 2 दिन रात को बैठ के तुम पोर्टफोलियो के क्या करोगे, मैं तुम्हें दे दूंगी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। फिर 2 दिन बैठ के पोर्टफोलियो के क्वेश्चन रात को 11 से 1 बजे तक कैलसी पे वापस रिवाइज करोगे। 2 दिन खत्म हुआ, तीसरे दिन उठाएंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट करोगे। फिर जहां मुझे लगता है ना कि बोल दूं कि देखो ये नोटिस कर लो, ये नोटिस कर लो, वो बताऊंगी मैं। क्योंकि समझो मेरी एक सच में लिमिट है, मैं पूरा एसएफएम तो ऐसे नहीं करवा पाऊंगी, वो पॉसिबल भी नहीं नहीं है 2 घंटे में सब कुछ करवा दूं। वो नहीं मैम, एक बार बस एक मैराथन ले लो, जिस तरह आपने कल बताया था ना, मैं तो आपका फैन हो गया मैम। मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े टीचर है ना एसएफएम के, वो भी बेकार हैं आपके सामने। जिस लेवल का आप पढ़ा सकते हो शायद कोई नहीं पढ़ा सकता दुनिया में। ऐसे जिस मतलब ऐसे लेवल का मतलब आपने 2 मिनट के अंदर जो आपने ज्ञान दिया ना कल, मैं सच में। देखो मेरे पास याद, टच वुड, मुझे पता है चीजें याद कैसे करते हैं, सब करते हैं, बट ऑब्वियसली मेंटरिंग हैज अ लिमिट। मैं सब करवा नहीं पा रही। नहीं तो फिर एक्चुअल में यही है ना कि या तो फिर प्रॉपर हम क्लास स्टार्ट करें, मैं वो कर सकती हूँ। बट मेंटरिंग में सिर्फ मैं डायरेक्शन देना जानती हूँ कि ये करो। बट इस बार मैं सच बता रही हूँ, ये लर्निंग लेक्चर दीपा यही है, पिछली मेंटरिंग में नहीं स्टार्ट की है। प्रकृति भी यही है, नहीं स्टार्ट की। मुझे अंदर से ये फीलिंग आ गई थी कि ये अटेम्प्ट तुम लोग का जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तुमने मेंटरिंग को लेके पढ़ाई की है ना, हेड्स ऑफ टू यू। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है मेंटरिंग का भी, कि जब बच्चा अगस्त के एंड तक लिंक भी नहीं बना रहा ढंग से, और सबके अपने अपने रीजन चल रहे। कुछ हैं जिन्होंने लिंक बनाई है, बट जिन्होंने नहीं बनाया, मुझे लिटरली ये समझ में आ गया था कि ये अटेम्प्ट ऐसा नहीं हो कि ऑडिट लॉ में ही तुम लोग अटक के रह जाओ, क्योंकि एफआरएसएफएम तो जनरली सबका हो गया। सो दैट इज द बेसिक रीजन जब मैंने ये लर्निंग का सोचा है कि कम से कम कुछ तो मैं करवा दूं, कि बाकी का बच्चा तुम संभाल लो। दैट इज द प्योर एंड होल सोल, दैट इज द इंटेंशन। क्योंकि आगे जाके मेरे को ना ऑडिट पढ़ाना है ना लॉ पढ़ाना, दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ाना मैंने। ठीक है, मैं तो हूँ डीटीआईडीटी में, और मुझे फेवरेट लगता है मेरे को अभी ऐसा अंदर से कि मेरा आईडीटी सबसे ज्यादा फेवरेट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैम अभी तक हमने मैम हेलो। जितना देखा, हेलो या मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैम एक्चुअली भी आप ना बात कर रहे थे एसएफएम के रिगार्डिंग की 11 से 1 वाला, तो उसमें आप लाइव आओगे या फिर कैसे? तो उसमें मैं एक्चुअली सुन नहीं दैट पाया। इज ऑल फॉर मेंटरिंग स्टूडेंट्स। जो मेंटरिंग स्टूडेंट्स है ना उनके लिए वो सारा। ओके। ओके, सो अभी मैं इस स्टेज पे किसी और को पता नहीं किस बेसिस पे बोलूं कि ज्वाइन कर लो, वो फिर दूसरे मेंटरिंग स्टूडेंट के साथ आई डोंट थिंक इट वुड बी अ जस्टिस। ओके, नो इशू, थैंक यू। चलो म्यूट कर दो सब, एवरीवन म्यूट। चलो अब आती हूँ। मैम सब कुछ कर लिया उसने, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट भी दे दी, सब कुछ हो गई। अब थोड़ा सा इंसाइट पे जाते हैं। मैम जब पीयर रिव्यूअर ने सोचा होगा कि कौन कौन से एंगेजमेंट लेने हैं, तो कुछ तो दिमाग में आया होगा बेचारे के कि मैं ये एंगेजमेंट किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तुम भी सोचो ना, तुम सिलेक्ट तो कर रहे हो, ये रहे सारे एंगेजमेंट लेटर। सपोज कि ये सारे मेरे क्या एंगेजमेंट लेटर, मान के चलो ये सारे एंगेजमेंट लेटर, इसको चेक करूं, इसको चेक करूं, कि इसको करूं, ये कैसे डिसाइड करोगे? उसके भी तो कुछ क्राइटेरिया होंगे कि नहीं होंगे। अब तुम भी सोचो, मैंने बोला यार उसका काम चेक करके, तुम बोलोगे भाई सामने वाला रहता कहाँ है ये बता। मैंने दादागिरी बोली कि जा जाके उसकी दादागिरी करके, वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। तुम बोलोगे मैम बताओ रहता कहाँ है वो, यही बोलोगे। किया क्या है उसने? ठीक है, तो रहता कहाँ है, किया क्या है, 2 पॉइंट हो गए। मैम कैसे धमकाया उसने आपको, मतलब मेथड क्या यूज की?
तो ये क्या हम कैसे चल रहे हैं? किसी ने अगर कुछ काम किया है, मेरे को देखना है कि क्या किया है, कहाँ रहता है भाई, कैसे काम किया है, क्या काम किया है, क्या मेथड यूज की थी, पता है ये क्या है? यही तो सारे पॉइंट्स है। मैम उसने कितनी फीस चार्ज कर ली आपसे और कितने लोग इन्वॉल्व थे, समझ रहे? कहाँ रहता है, क्या काम किया, कैसे किया, कितना लिया, कितने लोग थे, खत्म तुम्हारा आंसर। कैसे खत्म? लोकेशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले सोचोगे फर्म की लोकेशन का है, हाँ दूर एकदम कहीं हिमालय के उधर जा रही है, अरे ऐसी कहाँ की फर्म है जो इतना उधर जा रही है? जस्ट एन एग्जाम्पल, यू विल सी द लोकेशन ऑफ द फर्म। मेरे बस में है उस फर्म की लोकेशन का चेकिंग भी करना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं वहां तक जा भी पाऊंगी, ये भी हो सकता है, उस बेसिस पे भी सोच सकती हूँ। तो लोकेशन ऑफ द फर्म कहाँ है, फिर उसके बाद क्या है, क्या काम किया है, साइज एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट, नेचर क्या काम किया उसने, फिर उसके बाद कितने लोग थे, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन्वॉल्व, उस एक ऑडिट में कितने पार्टनर इन्वॉल्व हो गए थे, मैम फीस कितनी चार्ज की उसके लिए, और उसके बाद क्या मेथड अडॉप्ट करके ऑडिट किया गया था। तो ये क्या चल रहा है, सोच रहे हो कि एंगेजमेंट कौन सा होना चाहिए, तो लोकेशन सोचोगे, कहाँ है, क्या काम किया, कितने लोग थे, कैसे काम किया और कितना पैसा चार्ज किया, कहाँ है, क्या काम किया, कैसे काम किया, कितने लोग थे, कितना पैसा चार्ज किया। अब मैं नहीं भी बताती कहाँ क्या है, ये तुम खुद लॉजिक लगा लो। तुमको एंगेजमेंट देखना है, पहला क्या देखोगे, सबसे पहले बोलो, जो जो याद आ रहा है बोलो, म्यूट करके नहीं बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सबसे पहले कहाँ से? लोकेशन कहाँ है, कितने लोकेशन, असाइनमेंट है, कितना पैसा चार्ज किया, फीस कितने पार्टनर है, पैसा कितना चार्ज किया, मेथड तो कुछ तो लगाई होगी, नंबर ऑफ पार्टनर भी होंगे, आंसर खत्म हो गया। अब देखते हैं, बट ये क्वेश्चन क्या है मैम? ये क्वेश्चन पेपर में दिखाना मुझे। नाउ सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट फॉर रिव्यू, कि अगर तुम्हें रिव्यू करना है तो किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हो उस एंगेजमेंट का, तो हाउ यू सिलेक्ट एन एंगेजमेंट फॉर रिव्यू। मैम लोकेशन ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट, सबसे पहले हम ये देखते, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस टाइप का काम किया है, साइज एंड नेचर, फिर हम देखते हैं कितने पार्टनर्स इन्वॉल्व थे, क्या मेथोडोलॉजी थी और फीस कितनी चार्ज की। ठीक है, डन। अब ये हो गया तुम्हारे जितने आंसर रटवाने जैसे थे वो रटवा दिए। अब अपन चलते हैं एक छोटे से फ्लो की तरफ। अब फ्लो क्या है उसको सिर्फ ध्यान से देखना, ये अगर 15 मिनट ध्यान से देख लिया तो अब पीयर रिव्यू का लास्ट आंसर चलो। मैम वो एंगेजमेंट लेटर वाला वो एंगेजमेंट लेटर जो देखते हैं वो और ये दोनों अलग है। हाँ वो अलग है ना, वो एंगेजमेंट लेटर वाला अप्रोच में था। अब उस एंगेजमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके लिए तुम ये फैक्टर्स चेक करो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम पूरी प्रोसेस पे, सिर्फ ध्यान बोर्ड पे देना, तुम्हारी बुक में सब लिखा होगा, ये पीडीएफ तुम्हें मिल चुका है, इतना ही है पीयर रिव्यू और कुछ नहीं। अब मैम पीयर रिव्यू की प्रोसेस क्या है, पीयर रिव्यू की सिंपल सादी सी प्रोसेस है। अगर सपोज तुमको खुद को इच्छा है, वॉलेंट्री बता चुकी हूँ ये भी मैं, कि तुम्हारी खुद की इच्छा है, क्या इच्छा है कि मेरा पीयर रिव्यू होना चाहिए, तो तुम बोर्ड को क्या दोगे, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर। और अगर मैम बोर्ड की इच्छा है कि हमारा पीयर रिव्यू होना चाहिए तो बोर्ड हमको एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर दे देगी, बात तो एक ही हुई। या तो तुम एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर दोगे या फिर बोर्ड क्या देगा, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर देगी, जिसकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर मिल जाएगा, ठीक है। अब जब मैम बोर्ड मुझे देता है ना एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर, तो उसे प्रैक्टिसिंग यूनिट को सबमिट करना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है पूरा भर के। बोर्ड ने दे दिया, मैं भर के क्या करूंगा, दे दूंगा। मैम तो क्या बोर्ड मुझे भेजेगी एप्लीकेशन, नहीं, ऑब्वियसली सेक्रेटरी ये सारे काम कर, इसको तो दिमाग लगाने का भी नहीं। सेक्रेटरी क्या करेगी, तुम्हारे तक एप्लीकेशन क्वेश्चनर भेजेगी। म्यूट करके रखा किसी को म्यूट, प्रकृति इको हो रही है मेरे यहाँ। चलो तो बोर्ड क्या करेगा, सेक्रेटरी के थ्रू तुमको एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर भेज देगा। क्या यहाँ तक बातें खत्म हो गई,
दिमाग में बैठ गई कि एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर इज माई कीवर्ड, या तो वो हम देंगे या तो हमको मिलेगा सेक्रेटरी की तरफ से। मिल गया। अब क्या मैम, रिव्यूअर क्वालिटी रिव्यू में एक ही रिव्यूअर अपॉइंट होता है, वो डायरेक्टली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अपॉइंट कर देता है, क्योंकि वो बड़े लेवल की बात है। यहाँ पे तुमको क्या करने को मिलेगा, चॉइस करने को मिलेगा। जैसे तुमने बोला या बोर्ड ने डिसाइड किया, तुमने बोला या बोर्ड ने डिसाइड किया हमको पीयर रिव्यू करवाना है, उसके बाद बोर्ड क्या देगा, तुमको 3 रिव्यूअर के नाम देगा, मतलब ABC ऑप्शन देगा। 3 रिव्यूअर में से 3 वर्किंग डेज के अंदर 3 नाम देगा, 3 दिन देगा, 3 नाम देगा और 3 दिन देगा। तो 3 रिव्यूअर 3 वर्किंग डेज में बता दो कौन सा चाहिए तुमको तुम्हारे लिए रिव्यू करने के लिए। तो कितने नाम देगा, बोलो जोर से। 3 नाम देगा। कितने दिन देगा, 3 बट एक चीज याद रखना, मैं लिख रही हूँ 3 डेज और मैं लिख रही हूँ 3 वर्किंग डेज, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। अगर तुम सिर्फ 3 डेज लिख के आए तो टोटली गलत है। 3 वर्किंग डेज, संडे नहीं काउंट होगा। कहीं स्ट्राइक हो गई वो वाला दिन भी काउंट नहीं होगा। जिस दिन काम हुआ है वो काम होने वाले 3 वर्किंग डेज चाहिए। आया? तो मैम हमने बोला या उनने बोला, हमको मिल गई एप्लीकेशन या हमने एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने दे दिए 3 नाम 3 दिन के साथ। अब मुझे एक ही तो रिव्यूअर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो एक रिव्यूअर को एक वर्किंग डेज में सिलेक्ट करके मैं दे दूंगी। बोर्ड के पास जैसी एप्लीकेशन गए, उसने 3 दिन में 3 नाम दे दिए। अब मुझे एक चूज करना है, मैं एक दिन के अंदर एक नाम सिलेक्ट करके दे दूंगी, और हर जगह वर्किंग डेज है, हर जगह क्या है, वर्किंग डेज। ठीक है। अब बोर्ड क्या करेगा, हमने जो पर्सन अपॉइंट किया है बोर्ड उसे सिलेक्ट कर लेगा। जो भी हमने सिलेक्ट किया है बोर्ड क्या करेगा, उस पर्सन को बता देगा ना कि भाई तू सिलेक्ट हुआ है। बट सिर्फ सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा। अब बोर्ड उसको बोलेगा डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दो, 2 दिन में दो दिन में 2। समझ में आ रहा है? अब बोर्ड उसको क्या बोलेगा, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दो, कितने दिन में 2 दिन में 2, फिर से 2 भी क्या है, वर्किंग डेज। ठीक है। अब प्रैक्टिस यूनिट यही एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी रिव्यूअर को भी भेजेगा। रिव्यूअर को भी तो बताओ तुमने क्या एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी लिख के भेजी थी, या बोर्ड से आई थी फिर तुमने फिल करके बोर्ड को भेजी थी। तो वही एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी प्रैक्टिसिंग यूनिट किसको देगा, रिव्यूअर को देगा। कितने दिन में, फिर से 2 दिन में। तो मैं बोलू क्रक्स क्या है, 3 1 2 2, 3 1 2 2, मतलब 3 में से 1 सिलेक्ट करो और 2 क्या दो, बोलो क्या दो, डिक्लेरेशन दो और साथ में एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी दो। तो देने वाली चीज है 2, सिलेक्शन 1 का होगा तो 1 ही वर्किंग डेज, और 3 नाम आएंगे तो 3 वर्किंग डेज। ये क्या है, तुम्हारी प्रोसेस थी। मुझे याद नहीं आ रही है प्रोसेस, अब तुम मेरे को सिखाना कि क्या करना। मेरी इच्छा है कि मेरा पीयर रिव्यू होना चाहिए, तो बोर्ड मुझे भेजेगा एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी, हम भेजेंगे। हम भेजेंगे। बोर्ड की इच्छा है तो बोर्ड किससे भिजवाएगा, सेक्रेटरी थ्रू। सेक्रेटरी से। आ गया। फिर बोर्ड मुझे कितने नाम देगा, चलिए सिलेक्ट कर। 3 नाम। तो मुझे कितने दिन है बोर्ड के पास मुझे नाम देने के लिए, 3 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज बोलना जरूर, मैंडेटरी टू से वर्किंग डेज। मैं कितने रिव्यूअर सिलेक्ट करूं, 1 2 3 4 कितने, एक तो मुझे एक कितने दिन select करना है? 1 वर्किंग डे। मैंने सिलेक्ट करके दे दिया। अब 2 2 बोर्ड किसको बोलेगा, बोर्ड बोलेगा पीयर रिव्यू को दो, क्या दो, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कितने दिन में दो, 2 दिन में। 2 वर्किंग डेज। पक्का। एंड मेरे को क्या देना है, मेरे को भी कुछ देना है। मेरे को किसको देना है, रिव्यूअर को देना है। क्या देना है, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कितने दिन में दो, एप्लीकेशन फॉर क्वेश्चन आयर देना है। एप्लीकेशन कम क्वेश्चन है 2 दिन में दो, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी 2 दिन में दो, 2 2 से 2, 3 नाम दिए, 1 सिलेक्शन होगा, 3 नाम के 3 दिन, 1 सिलेक्शन का 1 दिन। ये है तुम्हारी पीयर रिव्यू की प्रोसेस। डन, यहाँ तक अभी तक बात ओके ओके, बोलो यहाँ तक ओके। ये क्या चल रही थी अभी तक, पीयर रिव्यू की प्रोसेस।
अब एक और चीज दी, फिर से मैंने पीयर रिव्यू प्रोसेस तो लिखा है, लेकिन वो प्रोसेस जो पीयर रिव्यूअर फॉलो करता है। पीयर रिव्यूअर सबसे पहले क्या बोलेगा, पीयर रिव्यूअर, अब देखो वहां पे भी हमने क्या किया था, क्यूआर असाइनमेंट का आंसर अलग है स्टेज वाइज, और स्टेज वाइज क्वालिटी रिव्यू प्रोसेसिंग का आंसर अलग है। वहां पे भी किया था अपन ने ऐसा आंसर, यहाँ पे भी इनने वो कंफ्यूजन बरकरार रखा। सिर्फ अगर पीआर प्रोसेस बोले तो इतनी ही है, बट पीआर प्रोसेस रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सिर्फ पीआर बोले तो 3 1 2 2, लेकिन अगर रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अभी और आने दो। अब क्या आने दो, समझो ये लास्ट है, बाकी सब हो गया, ठीक है, इतना सही बचा है। मैम पीयर रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सबसे पहले रिव्यूअर को ये इंश्योर करना है कि क्या उसने डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दे दिया, और दिया है तो भैया उससे एक्नॉलेजमेंट ले लो कि तेरे को मिल गया ना मेरा डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कल को ये मत बोलना कि मैंने ही सारी बातें लीक कर दी। तो इंश्योर कि डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फर्निश हुआ है और तुमको उसकी रिसिप्ट लेनी है। फिर उसके बाद मैम जैसे ही इस रिव्यूअर को क्या मिलता है, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर मिलता है, जैसे ही रिव्यूअर को एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर मिलता है, अब वो उसको पढ़ेगा और पढ़ के डिसाइड करेगा कि मैं कब विजिट करूंगा और मुझे सैंपल कौन कौन से चाहिए, मैं कब विजिट करूंगा और किस टाइप के ऑडिट तुमने किए तो उन टाइप के ऑडिट के सैंपल मेरे सामने रखूंगा। कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन मांग लेगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड वन वर्किंग। जैसे ही फिर क्या होगा, तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दोगे, ठीक है, तो यहाँ बोला है ऑन रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 दिन के अंदर वो क्या करेगा, एंगेजमेंट सिलेक्ट कर लेगा कि मुझे कौन से एंगेजमेंट रिव्यू करने हैं। मैम ऑन साइट रिव्यू कितने दिन का होता है, ऑन साइट रिव्यू करना है, जाना है उसके घर, जाओ ऑन साइट रिव्यू करो, लेकिन 6 दिन से ऊपर नहीं रुकना, ठीक है, और उसे कम से कम 2 दिन पहले तो बता दे कि क्या रिकॉर्ड तेरे को इकट्ठे करके रखने, और 20 दिन में रिव्यू खत्म हो जाना चाहिए। पहले तो क्या देखोगे, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दे दिया क्या, वो चेक करना, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दिया और उसका क्या ले लेना भाई, एक्नॉलेजमेंट, अपने पास प्रूफ होना चाहिए हर चीज का, ठीक है। दूसरा मैम, मुझे जैसी एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी मिली, हम पढ़ के उसको बोलेंगे हमारा विजिट कब होगा और हमको सैंपल कौन से चाहिए, तो विजिट भी बताओगे और साथ में क्या बताओगे, सैंपल भी बताओगे। हम विजिट सैंपल भी बता दिए, अब उसके मुझे और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐड वन, तो 1 वर्किंग डे, 2 दिन के अंदर क्या करना है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आ गई तो 2 दिन के अंदर उसको बोलना ये सैंपल दो, फाइनल कर लिया है मैंने, ये सैंपल चाहिए, तो फिर 2 दिन के अंदर सैंपल दो। तुम ऑन साइट विजिट करना चाहते हो, कम से कम 2 दिन के पहले उसे बता तो दो, कम से कम 2 दिन पहले उसे बता तो दो, समझो जहां जहां दो है मैं सेंटेंस में उस 2 को फ्रेम कर रही हूँ, 2 दिन पहले उसे बता तो दो, इंफॉर्मेशन 1 दिन मिल गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 डे में मिल गई, तो फिर क्या करना है, 2 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है, एंगेजमेंट कौन से वो तो बता दो, ठीक है। ये सब हो गया। मैम ऑन साइट रिव्यू कितने दिन चलेगा, 6 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। और पूरा रिव्यू कितने दिन चलता है, दोनों को आपस में कॉर्पोरेट करने के साथ 20 दिन में रिव्यू, कितने दिन में खत्म करना है, 30 days 20 20 20 ठीक है। अब यही रिव्यू 7 दिन में खत्म होगा, किनका, न्यू यूनिट का। न्यू यूनिट मतलब 12 महीने से ज्यादा नहीं हुए अभी बने थे, या फिर 12 महीने से ज्यादा हो गए, एश्योरेंस सर्विस ही नहीं देते, उसे बोलते हैं न्यू एस्टेब्लिशमेंट। तो जो न्यू एस्टेब्लिशमेंट है उनका रिव्यू 7 डेज में खत्म होगा। न्यू एस्टेब्लिशमेंट मतलब 12 मंथ से ज्यादा हो गए लेकिन एश्योरेंस नहीं देते, या फिर 12 मंथ से कम। डन, बोलो डन। सो दिस कंप्लीट योर पीआर रिव्यू की पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस तुम्हारी क्या हो गई, खत्म। कौन बोलू, चैप्टर
एक छोटा सा टॉपिक मैं अभी नहीं ले रही, तुम्हारे दिमाग को ध्यान रखते हुए। एक छोटा मतलब वो 5 मिनट का है, लेकिन पता नहीं तुम कितना याद रख पाओगे। पीयर रिव्यू खत्म हो गया, टोटल पीयर रिव्यू एंड। क्वेश्चन क्या क्या थे पीयर रिव्यू के, मैं पूरा फ्लो बोलूं, पीयर रिव्यू का पूरा फ्लो। तो फ्लो नंबर 1, अभी फ्लो से पहले अभी पीयर रिव्यू प्रोसेस में क्या था, उन्होंने बताया तुम्हारा पीयर रिव्यू होगा, या हम बोलेंगे हमारा पीयर रिव्यू करो। 3 लोगों को देंगे, 3 दिन में सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है 1 दिन में, वो 3 दिन में 3 लोग दे दो। फिर हम उसको बोलेंगे दो, क्या दो, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दो। फिर हम क्या देंगे, वो एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी 2 दिन में देंगे, यही था। फिर पीयर रिव्यूअर के प्रोसेस से प्रोसेस क्या है, तो रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दिया, क्या एक्नॉलेजमेंट ले लेना। उसके बाद जैसी एप्लीकेशन कम क्वेश्चनरी मिल जाए तो क्या करोगे, उसको मिलने के बाद तुम 2 दिन के अंदर उसको क्या बोलोगे, बोलो हमारा प्रपोज विजिट क्या होगा वो बताओगे, प्रपोज सैंपल क्या होंगे वो बताओगे। मैम एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐड 1 वर्किंग डे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, वो मिल गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो 2 वर्किंग डेज में उसको बता दो, कम हम आएंगे कब तेरे यहाँ, 2 दिन पहले बता तो दो, और उसको ये भी बता दो कौन कौन से सैंपल है, तो 2 फिर से बता दो, 2 दिन पहले बता दो सैंपल कौन कौन से चाहिए। मैम ऑन साइट रिव्यू कितने दिन तक कंटिन्यू होता है, 7 डेज, 6 days, परफेक्ट। पूरा रिव्यू कितने दिन में खत्म होगा, 20 working days. 20 डेज। 7 डेज में किसका रिव्यू खत्म होता है, न्यू यूनिट का। न्यू यूनिट मतलब 12 महीने से ज्यादा रही हो लेकिन एश्योरेंस नहीं देती, या 12 महीने से कम रही। डन। क्वेश्चन क्या थे, क्या एश्योरेंस सर्विस नहीं होता, पीपीई में क्या क्या चीजें आती हैं, दिस वाज द क्वेश्चन। देन स्कोप ऑफ रिव्यूअर क्या था, एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर क्या है, क्वालिफाइड असिस्टेंट का क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे क्या था, पीआर की प्रोसेस क्या है, और रिव्यूअर पॉइंट से पीआर की प्रोसेस क्या है, एंगेजमेंट का सिलेक्शन करने में क्या क्या फैक्टर ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, कौन रिपोर्टिंग देखता है, फिर रिपोर्ट देख के अच्छी रिपोर्ट है तो क्या होता है, गंदी रिपोर्ट है तो क्या होता है, साइन कौन करता है तुम्हारा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड होता है, 3 साल तक वैलिड होता है। मैम एक्सटेंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इनहेरेंट लिमिटेशन किसकी है, पीयर रिव्यू की भी। अगर ये क्वेश्चन दिमाग में बैठे तो पीयर रिव्यू होता है, ठीक है। कल शुरू के 10 मिनट में वो इतना छोटा टॉपिक है वो खत्म कर लेंगे, मतलब 99% पीयर रिव्यू खत्म हो गया, ठीक है। इनिशियल कल का टाइम नॉर्मल रहेगा जो अपना था, 9 से जो हमने डिसाइड किया था, 9 विल बी द टाइम, 9 to व्हाट वाज इट 11, राइट। तो 9 से 11 का कल का टाइम है। कल हम करेंगे फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। आप पीडीएफ देने वाले हैं दे दिया, टेलीग्राम के ग्रुप पे भी है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दिया, ठीक है। संपला